पर उलझे तासरात से बैठी हुई थी। वो कुछ नहीं सोच रही थी, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। उसके सर पर बस हल्का हल्का सा दर्द था जो ज़्यादा सोचने से पैदा होता था। ये लो चाय पी लो, नादिया ने उसके सामने बड़ा सा चाय का मग रखते हुए कहा। मामा, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप बाबा को समझाएं। जरवा ने बिना चाय के कप को पकड़े उनसे सर्द लहजे में इल्तिजा की। देखो बेटा, तुम समझदार हो, खुद सोचो उससे बेहतर रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा। नादिया ने उसके सर्द हाथ थामे हुए कहा, जिस पर जरी की आंखों से झट से किसी की रोशन ग्रीन आइस आई। खानदान के सब लड़कों को खूबसूरत बीवियाँ चाहिए, खुद कुछ भी नहीं है, बस बीवियाँ उनको हुरन जैसी चाहिए। नादिया ने कहते हुए सर झटककर उसे देखा, जिसकी आंखों में साफ हैरानी देखी जा सकती थी। मम्मा, फर्ज करें अगर मैं किसी और से निकाह कर लिया हो और आपको सबको पता ना हो तो? जरवा की बात पर नादिया ने हैरत से उसे देखा। ये क्या बकवास है जरी, खबरदार अगर मजाक में भी ऐसी कोई बात कही तो मेरा मान कभी मत तोड़ने देना जो मुझे तुम पर है। नादिया सर से लहजे में उसे अच्छे से बावर कराती जा चुकी थी। पीछे वो साकित बैठी थी। जरवा की आंखों से टिप टिप कई आंसू गिरे थे। सर में शदीद किस्म का दर्द था जिस पर उसने होंठ भींचे। मेरी जिंदगी कहाँ है मेरे अल्लाह, जरवा ने दिल से कर लाते हुए अल्लाह से बेसाख्ता शिकवा किया था। असमार की आंख खुल चुकी थी शदीद घबराहट से। ये क्या था? असमार ने अपने बाल पीछे करते हुए उलझकर सोचा। उसने ख्वाब में देखा कि जरवा वीरान सड़क पर बैठी सर पर हाथ रखे ऊंचा ऊंचा रोती से ही बुला रही थी। जरवा असमार के मुंह से बस यही निकल सका। वो रात के 11 बजे घर आया था। कंसर्ट से फारिग होते आते ही उसने शर्ट उतार कर दूर फेंकी और शावर लेता ही सो गया। और अब ये ख्वाब जो उसका दिल बहुत जोर से धड़का गया। वह जिसमें शर्ट पकड़ता बाइक की कीज पकड़ता हुआ कमरे से भागने वाले अंदाज में निकला। सारा घर खामोशी से साइन साइन कर रहा था। वो बाइक फुल स्पीड पर छोड़े आधे घंटे में जरवा के घर के गेट के सामने था। वो इस घर में कभी ना आया था। वो होंठ पीछे बंद गेट को देख रहा था। इस टाइम वो सबके सामने आता जरवा को परेशान नहीं कर सकता था। कुछ सोचता हुआ घर की पिछली साइड पर आया। दीवार पर चढ़ना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। वो एक ही छलांग से दीवार के ऊपर था। दीवार इतनी बड़ी नहीं थी। धीमे कदमों से नीचे कूदता हुआ आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर एंटर हुआ। खिड़की के रास्ते जो लॉन्च में खुलती। अब जरवा का रूम कौन सा है? कमर पर हाथ रखे उसने संजीदगी से सोचा। फिर अंदाजन सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया। वैसे चल रहा था जैसे इसके बाप का घर हो। एक दरवाज़ा उसने खोलने की कोशिश की जो कि लॉक था। फिर बाएं साइड वाले रूम में आया जो लॉक नहीं था। आसमान ने डोर खोला, अंदर कदम रखा जहाँ वो उससे मुखालिफ सिमत करवट लिए लेटी थी। जरवा, इस पुकार पर उसका तकलीफ से लरसता वजूद साकित हुआ। वह हैरत से उठकर पलटी। उस अपने सामने कमरे में देखकर भागती उस तक आई। अगले ही लम्हे उसके सीने से लगी रो रही थी। आसमान ने जब्त से उसके हिलते वजूद को देखा। वो कब बर्दाश्त कर सकता था कि उसके चेहरे पे एक हल्की सी भी शिकन आए, और यहाँ तो वो रो रही थी। आसमान ने उसे खुद से ज़बरदस्ती अलग किया। क्या हुआ है आपको? किसी ने कुछ कहा है आपको? जवाबन जरवा खामोशी से आंसू बहाती रही। आई एम टेलिंग यू समथिंग। जरवा, इस बार वो चलाया जिस पर वो घबराई। मेरे सर में दर्द है, जरवा ने उसके चेहरे की तरफ देखकर मासूमियत से कहा। आसमान ने खींचकर उसे अपने अंदर कहीं गुम किया था। उसका सर दर्द कहीं दूर चला गया। जरवा ने हैरत से अपनी गुम होती पेन के बारे में सोचा कि अभी तो उसके सर में शदीद किस्म का दर्द था और अब दर्द का नामो निशान भी ना था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? जरवा उसके होंठों का लम्स जा बजा अपने बालों पर महसूस कर सकती थी। जरवा के नाक में उसके परफ्यूम की महक घुसी थी जिस पर उसके होंठ हल्की सी मुस्कान में ढले। अब भी दर्द है तुम्हें? आसमान ने उसका चेहरा हाथों के पहले में लेते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा। जरवा का सर बेसाख्ता ना में हिला था जिस पर वो तजस्सुस अंदाज में मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि जवाब यही मिलेगा। मुझसे अपना मसला डिस्कस करो। आसमान उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके पैरों में अकरूल स्टाइल से बैठता पूछ रहा था। हाथ उसके सफ़ेद ग्रीन नसों वाले हाथों में गुम थे। आप क्यों आए हैं यहाँ? अगर किसी ने आपको देख लिया तो? जरवा ने उसके चेहरे के नकोश में गुम होते धीमे से लहजे में डरते डरते कहा। इट्स नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। आसमान ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। आप जाएं यहाँ से। जरवा ने इस बार नजर झुकाकर कहा। जरवा, आपके साथ क्या मसला है? आप अगर बता देंगी तो बेहतर होगा आपके लिए, वरना मैं 1 मिनट में जान सकता हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहते हुए उसके चेहरे को ही देख रहा था, लेकिन जरवा नहीं देख रही थी। उसकी आंखों में अगर देख लेती तो शायद ऐसे ना बैठी होती। कुछ है ही नहीं तो आप क्या जानेंगे? जरवा ने होंठ काटते हुए तिनक कर कहा। आसमान ने अपनी उंगली के पोरों से उसके होंठ उसके दांतों से आज़ाद करवाए। जरवा ने हैरत से उसे देखा। तुम खुद को इस तरह की कोई तकलीफ नहीं दोगी। तुम सोचो, मैं चलता हूँ अब। 1 मिनट, तुम चाय पियोगी? आसमान ने पलट कर उससे पूछा। ये इंसान ही है ना? जरवा ने हैरत से उसे देखकर दिल में सोचा। अभी तो उसका दिल चाय पीने का कर रहा था और वो इंसान जान भी गया। मुझे पीनी है चाय, लेकिन मैं बना लूँगी, आप जाएं। जरवा ने जल्दी से कहा। तुम 5 मिनट वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहते ही वो पलट गया। क्या ये चाय बनाने गए हैं? जरवा ने हैरत से सोचा, क्योंकि वो तो हिलकर पानी का गिलास तो खुद नहीं पीता और यहाँ वो चाय बनाने गया था, उसके लिए, वो भी किसी के घर। जरवा ने लब भींचकर हैरत की जाती से सोचा।
ये लो तुम्हारी चाय और रिलैक्स रहना, जब तक स्मार्ट जिंदा है आपको कोई तकलीफ तक पहुंचने नहीं देगा। स्मार्ट चाय का कप मेज पर रखता उसके आईब्रो पर होंठ रखता जा चुका था, उसे हैरत से साकत छोड़े। जरवा ने हैरत से निकलते हुए सोचा, चाय के कप को देखा। तेज पत्ती वाली चाय जरवा को पसंद थी। ये कौन है? ये कैसे जान जाता है मेरी हर बात? कैसे? जरवा ने उलझते हुए खुद से पूछा। वो सड़क पर चलता जा रहा था। वो उसी जगह पर था जहाँ उसने जरबा को रोते हुए ख्वाब में देखा था। अब उसकी आंखों का रंग हल्का सा ग्रीन था। उसकी आंखें सुर्ख थीं। फिर वो असराजियत से मुस्कुरा दिया, लेकिन ये मुस्कुराहट हरगिज़ भी आम मुस्कुराहट ना थी। कैसी हैं आप आपी? जरबा ने जिले के गले लगते हुए मुस्कुरा कर पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक। तुम्हें क्या हुआ? इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? जिले ने उसके गाल हाथों से छूते हुए परेशानी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, बस हल्का सा बुखार हो गया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। जरबा ने उसके हाथ अपने गालों से हटाकर अपने होठों से छूते हुए मोहब्बत से कहा। उफ, एक तो तुम पहले ही इतनी कमज़ोर हो, ऊपर से अपना ख्याल भी नहीं रखती। क्या करूँ मैं तुम्हारा? जिले ने उसे गले लगाते बड़ी बहनों वाली शफकत से कहा। सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करती ज़ेरिश ने गुस्से से जरी की पुश्त को देखा। उफ, अब ये मेरी बहन भी पर भी कब्जा करना चाहती है। एक तो रोज़ आ जाती है हमारे घर। ज़ेरिश गुस्से से दांत पीसते हुए बुड़बुड़ाई। आओ नाश्ता करो, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है हमारी, और अपनी मम्मा से कहा करो तुम्हारा ख्याल रखा करें। जिले ने उसे चेयर पर बिठाते हुए कहा। अल्लाह आप ही, वो आपकी भी मम्मा है। जरबा ने मुंह बसोड़ते उसे याद दिलाया। मेरी सिर्फ नवीन चची ही मम्मा है। जिले ने उसे जूस ग्लास में निकाल कर देते हुए कहा। जरबा मुस्कुराई अपनी खूबसूरत बहन को देखकर, जो हर बात नाक चढ़ाकर किया करती थी। आप स्किन स्पेशलिस्ट से जरबा के लिए कोई एक्ने क्रीम ही ले आए? देखा ना कितने पिंपल्स हैं इसके फेस पर। जिनिश की बात पर जरबा ने चौंक कर उसे देखा, जो तंजिया मुस्कुराहट से उसे ही देख रही थी। मेरी बहन बहुत क्यूट है, इसे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जिनिश और जरबा तुम से 1.5 साल बड़ी है, तमीज़ से बुलाया करो इसे। जिले के तीखे लहजे पर जिनिश ने सर झटका। अभी आपको देर हो रही थी ना? जरबा ने उसे वक्त का एहसास दिलाया। हाँ जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। जिले दोनों को कहती हुई जल्दी से बाहर भागी। वैसे जरबा, सुना है तुम्हारी दादी ने तुम्हारा रिश्ता माज भाई से कर दिया है? जैनी की बात पर जूस पीती जरबा को अछू लगा। क्या ये तुम क्या कह रही हो? जरबा ने हैरत से निकलते उससे पूछा। जेनिश बिल्कुल सच कह रही है जरियापी। नवाल ने डाइनिंग रूम में आते हुए मुस्कुरा कर कहा। जरबा ने होंठ पीछे दोनों को देखा। नवाल मुस्कुरा कर जरी से मिली, लेकिन जरबा साकत बैठी रही। लेकिन दादी और पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा या पूछा? जरबा जर्द चेहरे से उन दोनों को देखते हुए पूछा था। दादी कब किसी से पूछती है माय डियर कज़न? नवाल ने अपने लिए चाय निकालते हुए जवाब दिया। जेनिश हल्का सा मुस्कुराई जरबा का सपाट चेहरा देखकर। मैं चलती हूँ, यूनी से देर हो रही है, कहते ही बिना किसी को देखे जल्दी से अपना बैग कंधे पर रखते जा चुकी थी। अरे सुनो तो, नवाल उसे पुकारती ही रह गई, लेकिन वो दौड़ती हुई वहाँ से निकल गई। मेरा कुछ सोचे बस चलती ही जा रही थी वो। आंसू पर तो किसी का भी बस नहीं है, वो बहते ही जा रहे थे। दरिया के ब्रिज पर खड़ी एक ब्लैक शीशों वाली चादर सर से उतर गई थी। ब्रिज की रेलिंग को थामे गहरी नजरों से पानी को देखती जा रही थी, जो उछल उछल कर आधा तो भिगो ही चुका था। उसे काफ़ी देर हो गई थी वहीं खड़े खड़े। वो पानी को देखती उलझी बिखरी सी लड़की दूर खड़े 3 लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जा करके, जो गाड़ी से देख लगा उसे देख रहे थे। अब मुझे चलना चाहिए, जरबा खुद से बुड़बुड़ाई। सर पर चादर दुरुस्त करती वो पलटी थी जब उसे ठिठकना पड़ा। वो तीनों लड़के उसके बिल्कुल पास खड़े अपनी खबीस मुस्कुराहट से उसे देखते उसे डरा गए। कारपेट पर बिना शर्ट के वो सो रहा था जब वो झट से उठा। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, नहीं छोड़ूंगा, चिल्लाकर कहता बिना शर्ट को पकड़े बाहर भागा। जरबा ने चादर को ठीक से सर पर खींचा और सर झुकाकर उनके पास से गुजरी थी, जब एक लड़के ने सर से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींचा। जरबा की चीख बेसाख्ता थी। अरे चली जाना जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? लड़के ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो मुझे जलील इंसान। जरी ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए गुस्से से कहा। तो जान, पहले हमें तो खुश करती जाओ, फिर जहाँ कहोगे हम खुद तुम्हें छोड़ आएंगे। नानी ने उसे अपने बिल्कुल पास करते जहरीली मुस्कान से कहा। जरबा ने आसपास देखा, जहाँ इस वक्त लोगों के सिवा कोई ना था। बाकी दोनों भी मजा लेते जरबा के सरापे को देख रहे थे। देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, जरबा ने रोते हुए बेबसी से कहा। शानी गाड़ी यहीं ले आओ। दानी ने उसकी चादर उसके सर से खींचते कमीनगी से अपने साथी से कहा, जिस पर मुस्कुराता सर हिलाता वो गाड़ी लेने चला गया। जरी ने लड़स कर इस शैतान से इंसान को देखा, फिर एक हाथ से जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। दानी को उस डरपोक लड़की से ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी। दानी ने गुस्से से उस जोर से धक्का दिया जिससे चीखती हुई चिकनी सड़क पर गिरी। तेजी से, तेरी ये जुलत कि तूने दानी पर हाथ उठाया? अब तो मेरे खैर से कोई नहीं बचा सकता, कमजात लड़की। दानी ने जोर से उसके कंधे पर लाल रसीद करते हुए कहा। जरबा की चीख बेसाख्ता थी। छोड़ो मुझे, वो दर्द से चिल्लाई। दानी उसे बालों से घसीटता गाड़ी तक लाया। जब तेज कदमों से चलता वो उन लोगों तक आया और जोरदार टांग दानी की नाक पर मारी। दानी ने नीचे गिरे अपने सामने मजबूत जिसामत और लंबे कद वाले लड़के को हैरत से देखा, जिसकी आंखें सुर्ख और स्याह थीं।
जो दानी को डरा गया। स्मार्ट ने उसे बालों से खींचकर ऊपर उठाया, फिर बिना इसे संभलने का मौका दिया उसके मुंह पर लगातार 7-8 थप्पड़ मार दिए उसने। दानी लहूलुहान होता चीखा, कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दानी दर्द से बमुश्किल बोला। वो बिना इसे देखे अब उन दोनों की तरफ मुतवज्जह हो जो लड़ते उसे देखकर भागे थे। आसमान एक ही जिस्म उनके सामने था। उसने दोनों के सर पकड़कर आपस में जोर से मारे। वो उन्हें वहशियों की तरह मारता, कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। ज़रबा हैरत से दंग उसे देखती जा रही थी। तकलीफ तो कहीं दूर चली गई थी उसकी। तीनों की गर्दनें बारी बारी मरोड़कर वो उन्हें पानी में फेंक चुका था। ज़रबा उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर चिल्लाते हुए रोते हुए भागी। आसमान रुका उसे डरते देखकर, फिर तेज कदमों से उस तक पहुंचकर उसे अपने मजबूत हिसार में लिया। छोड़ो मुझे, तुम इंसान नहीं हो तुम इंसान। ज़रबा ने उसकी गिरफ्त में मचलते आंखें मिचते ही चिल्ला कर कहा। आसमान ने उसका चेहरा अपनी गिरफ्त में लेकर उसके चेहरे पर लगी मट्टी पर अपने होंठ रखता गया। ज़रबा ने उसे देखा जो अब उसके कंधों पर पड़ी ब्लैक शीशों वाली चादर को उसके बिखरे बाल संवारता उसके सर पर उड़ा चुका था। कौन हो तुम? ज़रबा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते लड़ती आवाज़ में पूछा। तुम्हारा अक्स मेरी जान, आसमान ने कहते उसे खुद में गुम किया। अब उसकी आंखें डार्क ग्रीन हो चुकी थी। ज़रबा के दिमाग में ज़िले की आवाज़ गूंजी थी। तुम्हें पता है आसमान की आंखें बचपन में ब्राउन हुआ करती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन सुबह उठा तो उसकी आंखें डार्क ग्रीन थी। ज़िले की आवाज़ ने फिर से आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, जिसने मोहब्बत से उसकी चमकती हुई लौंग पर होंठ रखकर उसे बाहों में उठा लिया था। ज़िले जैसे ही हॉस्पिटल आई, सामने ही वो मखसूस कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले, राबेल से हंस कर बातें करता। ज़िले का तो खून ही जला गया। घर में मुस्कुराते हुए तो डांट टूटते हैं इसके, और यहाँ देखो कैसे कहके पर कहके लगा रहा है। ज़िले दांत पीसती बुड़बुड़ाती हुई उन तक आई। राबेल, मैं चाहता हूँ तुम शादी पर रेड लहंगा पहनो, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगो। हारून ने उसका हाथ पकड़ते मोहब्बत भरे लहजे में कहा। ज़िले के कदम वहीं ठिठक कर रुके। उसने हैरत से हारून के चेहरे को देखा जो सिर्फ राबेल की तरफ मुतवज्जह था। राबेल जवाबन शर्माई थी, बस ज़िले की हद यहीं तक थी। डॉक्टर हारून और डॉक्टर राबेल, आप दोनों को और कोई काम नहीं मिला जो ये सब बेहुदा बातें करना शुरू कर दी हैं यहाँ? ये हॉस्पिटल है, कोई लव स्पॉट नहीं। ज़िले ने नाक के नथने फुलाए गुस्से से कहा। सीरियसली डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है? उफ, मैं तो राबेल को देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या करूँ मैं अपना? शुक्रिया डॉक्टर ज़िले, हमें जगह का एहसास करवाने के लिए। हारून ने सर पर हाथ मारते हुए काफ़ी संजीदगी से कहा। डॉक्टर ज़िले, आपकी ड्यूटी आज 2nd फ्लोर पर है। ये ऑर्डर डॉक्टर जुल्फ़कार का है। चलें। डॉक्टर हारून, हमें एक पेशेंट की फ़ाइल भी तो डिस्कस करनी है। राबेल ने ज़िले को पावर कराते हारून से कहा। व्हाई नॉट डियर? हारून ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। ज़िले ने हैरत से दोनों की पुश्त को देखा। ये क्या था? डॉक्टर हारून, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह देख लूँगी, समझते क्या हो तुम खुद को? कभी भी तुम्हारी शादी मैं इस सफ़ेद लोमड़ी से नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। ज़िले ने कोट झटकते गुस्से से पैर पटक कर कहा। फिर 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ी जहाँ हारून होता था। हारून का भी 2nd फ्लोर पर ही कैबिन था। हाय मामी जान, मुइज़ ने घर में आते हुए ऊंचा सा कहा। आखिर किसी को सुनाना जो था। नवाल ने मुंह बनाकर उसे देखा। बेटा सलामती भेजते हैं सब पर घर में दाखिल होते वक्त। नवीन ने उसे हर बार का सबक फिर से पढ़ाया कि शायद अगली बार अमल कर जाए। सॉरी मामी, अगली बार मैं सलाम ही लूँगे, ये पक्का वादा रहा आपसे, मान जाएं माई जान। मुइज़ ने नवाल के सामने सोफे पर बैठते हुए मुस्कुरा कर नवीन से कहा। वादा तोड़ने वालों को अल्लाह सख्त नापसंद करता है मुइज़ भाई। नवाल ने सब्जी की टोकरी से पालक के पत्ते चुनते हुए उसे चिढ़ाया। मैं खुद उस इंसान को नापसंद करता हूँ जो वादे तोड़े। वैसे भाई मैं किसी का नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? मुइज़ ने मुंह बनाते सर झटक कर कहा। नवीन मुस्कुराते किचन में चली गई, जबकि नवाल दांत पीसती रह गई। तुमने अभी चच्ची के सामने क्या कहा? नवाल ने उसे तिनक कर पूछा। यही कि मैं किसी का भाई नहीं हूँ, सिंपल। मुइज़ ने उसे देखते मुस्कुरा कर कहा। कान खोल कर सुन लो, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से करूँगी, तुमसे नहीं, इसलिए जाकर किसी और लड़की को ताड़ो। नवाल ने नाइफ हाथ में पकड़े से गुस्से से धमकी दी। तुम भी कान खोल कर सुन लो, शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा, वरना तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब होगा। आई बड़ी मुझसे शादी न करने वाली, तुम्हारी इस घर में सुनता कौन है? मुइज़ ने नाक चिढ़ाकर लड़ाका औरतों की तरह उसे अच्छे से बाबर कराया। उफ, शट अप, तुम्हारी जुबान के आगे तो गोया खंदक है। नवाल प्लेट पकड़ती गुस्से से बुड़बुड़ाती वहाँ से चली गई। पीछे मुइज़ ने भी शर्ट झाड़ी उसके पीछे लपका। वो उसे खूब तंग करता था, बल्कि नाक में दम करके रखता था उसकी। हाय नवाल बेचारी। वो उसे उठाए बिना शर्ट के चलता, कई लोगों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर गया। वो लापरवाही से चलता, किसी एक नज़र तक नहीं देख रहा था। इसे कौन नहीं जानता था, सब जानते थे वो एक ज़बरदस्त आवाज़ वाला सिंगर है, लेकिन उसकी आंखों का सटपन किसी को भी उसके पास फटकने ना देता। ज़रबा की नज़रें सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो नाक की सीट पर चलता उसे नहीं देख रहा था। वो अब इसलिए एक बहुत प्यारी जगह आया था जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पास ही बहती झील, जिसका शफाफ ठंडा पानी पहाड़ों से बहता हुआ नीचे आता था। ज़रा हैरानी से सब देखती उसकी तरफ पलटी। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे घर जाना है, मम्मा वेट कर रही होंगी। ज़रा ने हाथ की उंगलियां आपस में पिवस की उससे कहा, जो उसकी ब्लैक चादर पर लगी हुई मिट्टी को देख रहा था।
आप सुन क्यों नहीं रहे? जरवा ने उसके बारिश का कंधा हिलाकर पूछा। अपनी चादर मुझे दो, मैं वॉश कर देता हूँ। असमार ने कहते ही उसकी चादर उसके सरापा से उतारी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं घर जाकर वॉश कर लूँगी, आप इधर दें मुझे मेरी चादर। जरवा ने गुस्सैले लहजे से कहते चादर पकड़नी चाहिए जब उसने एक हाथ से पकड़कर अपने नज़दीक खींचा। जरवा ना सुनने की आदत नहीं है मुझे माई हार्ट, इसलिए नो आर्ग्यूमेंट। उसने हैरत से उसके नरम लहजे को सुना। और फिर मैं क्या ओढ़ूंगी? जरवा ने जैसे लाड से पूछा हो उससे। आप मुझे ओढ़े ज़िंदगी भर के लिए, आपको कभी बिखरने नहीं दूंगा, ये प्रॉमिस है असमारा दिल का आपसे। असमार ने मोहब्बत से पूर्ण गंभीर लहजे में कहा। जरवा ने हैरत से नीमा होठों से उसकी हरकत को देखा था। आपकी ने ये क्या हरकत की है? मुझे नहीं पसंद इस तरह की हरकतें। लेकिन मुझे तो पसंद है ना। असमार कहता उसकी चादर को बहते पानी में भिगो चुका था। ये सब करता वो कहीं से भी दिख खड़ूस असमार अदील नहीं लग रहा था। जरवा की आंखें मुस्कुराई थी। क्या अल्लाह ने इसे मेरे लिए भेजा है? जरवा ने उसकी मजबूत पुश्त को देखते हुए खुद से बुड़बुड़ाई। अब वो उसकी चादर को निचोड़ता हुआ दर्द के साए में डाल रहा था क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। इधर आए। असमार ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जरवा ने हाथ नहीं बढ़ाया था। उसके दिमाग में तल्ख सोचें आना शुरू हो चुकी थी। कभी जीनिश की बातें तो कभी नादिया और फरजाना की बातें। उसके इर्द गिर्द सबकी आवाज़ें चकरा रही थी। नादिया ही तो कहती थी कि उसने अपनी बेटी की बहुत आला पैमाने की परवरिश की है। फरजाना की आवाज़ उसके गिर्द गूंजी। तुम अच्छे से तैयार होकर आना निकाह में। जैनिश की आवाज़ के साथ ही वो होश की दुनिया में आई। अब शदीद सर दर्द के साथ असमार को देख रही थी। असमार की आंखों में संजीदगी आ चुकी थी। जरवा, आई एम टेलिंग यू समथिंग। असमार की बात पर उसने होंठ पीछे फिर एक फैसला कर लिया उसने कि ये फैसला सबकी ज़िंदगियों में तूफान लाने से बचा सकता था। मुझे आपसे तलाक चाहिए, उसने सामने बरसती बारिश को देखते सपाट अंदाज में कहा। असमार ने पहले तो उसे आंखें सुकेड़ कर देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या बकवास है ये? असमार ने उसका रुख अपनी तरफ करते दोस्ती से पूछा। ये बकवास नहीं है, मुझे बस इस बेनाम रिश्ते से आज़ादी चाहिए, तो बस चाहिए। जरवा ने कहते हुए होंठ पीछे। और अगर ना दूँ तो? असमार ने उसे अपने बेहद करीब करते हुए सर्द आवाज़ में पूछा। जरवा ने उसके चेहरे की तरफ देखा जिस पर बारिश के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। ये खूबसूरत शख्स मेरा नसीब कैसे हो सकता है? ये तो ज़ैनिश का ही नसीब हो सकता है, मुझ जैसी कम शक्ल का नहीं। जरवा के दिल से एक तल्ख आवाज़ आई। अंदर ही अंदर कई बहुत से आंसू गिरे थे। तो मैं अदालत में जाऊंगी, खुला का केस करूंगी तुम पर। जरवा की आवाज़ में बहुत सी थकन और जिद सी थी। जाओ, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, लेकिन असमार अदील के नाम से तुम्हें दुनिया की कोई अदालत रिहाई नहीं दिला सकती। जाओ, जिसे बताना है बताओ, लेकिन असमार की गिरफ्त से तुम कभी नहीं निकल सकोगी, मरकर भी नहीं, समझी तुम? असमार ने उसका चेहरा अपनी सख्त गिरफ्त में लेते सर्द और ऊंची आवाज़ में कहा। उसके होंठ जरवा को अपनी लौंग पर महसूस हुए थे, जिस पर वो काम से गई थी उसकी शिद्दत पर। तुम अलग होने की बात करती हो, मेरा बस चले तो तुम्हें छूती इस हवा को भी मना कर दूं कि ये लड़की सिर्फ मेरी, इसे छूने का सिर्फ अदील और असमार अदील का है। और तुम अलग होने की बात करती हो, ये खुन्नास जिसने तुम्हारे दिमाग में भरा है ना, जल्द उनसे निमट लूंगा माई हार्ट। बस अब आइंदा ये कुफर मैं तुम्हारे मुँह से ना सुनूं। असमार ने खींच कर उसे अपने सीने से लगाकर जुनूनी लहजे में कहा। जरवा ने सर ऊंचा करके इस फरिश्ता सिर्फ इंसान को देखा जिसे अल्लाह ने उसके लिए ही भेजा था। उसके सारे दुखों का मदावा बनाकर वो खूबसूरत इंसान उसे इतना चाहता था। जरवा का दिल किया कि सबको चिल्ला चिल्ला कर कहे कि देखो, वो इंसान जो इसे इश्क करता है वो बदनसीब नहीं। जरवा की आंखों से आंसू मोती की लड़ियों की तरह बहने लगे। जब असमार ने उसके आंसू होठों से चुनते से अपने दिल में कहीं अंदर कैद किया, जिससे जरवा को रिहाई किसी सूरत नहीं मिल सकती थी। असमार ने जरवा के सर पर होंठ रखते दांत पीसे। मलिक मंसूर, असमार दिल ही दिल में घर आया। वो उसे खुद में कैद किए बारिश से महफूज कर रहा था। फिर वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुराया जब जरवा की कमज़ोर बाहों की गिरफ्त अपने गर्द महसूस हुई। वो लड़की उसे चाहती तो बहुत थी, लेकिन ज़माने से डरती भी बहुत थी। असमार ने होंठ पीछे हुए सोचा। सुबह से हारून ने हाले को जिच करके रख दिया था। कभी उस पेशेंट को देखो तो कभी किसी पेशेंट को। वो जिच होकर रह गई थी, जिसकी ब्राउन आंखें जिले की तीखी नाक पर धरा गुस्सा देखकर मुस्कुरा रही थी। ओफ, ये अजीब इंसान हमारे घर पर ही पैदा होना था, जिले ने चेयर पर बैठते हुए गुस्से से कहा। डॉक्टर जिले, पीछे से किसी की बुराइयां करना गिला कहलाता है, और अगले बंदे के तो गुनाह कम होंगे लेकिन करने वाले के बढ़ेंगे। हारून ने फाइल उसके टेबल पर रखते नरम लहजे में समझाया। तुम्हें इससे क्या, तुम जाओ, डॉक्टर रबेल तुम्हें ढूंढ रही होंगी, जिले ने चिड़चिड़े लहजे में कहा। हारून मुस्कुराता उसके पास आया। आपने तो मुझे छोड़ ही देना है ना, तो मेरा घर राबेल के साथ ही बस जाने दें। आखिर किसी ना किसी तरह शादी करूंगा ही ना। तो राबेल बहुत खूबसूरत लड़की है कि ना, मेरे साथ वो बहुत सूट करेगी। हारून ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। राबेल माई फुट, और कहाँ से खूबसूरत है वो? जिले ने नाक चढ़ाते हुए तीखे लबो लहजे में कहा। जिले ने उसका हाथ से ज़्यादा करीब आना महसूस नहीं किया था, बस गुस्से में थी वो।
डॉक्टर ज़िले, अब ये तो ज़्यादती है ना। भला इस राबेल में किस चीज़ की कमी है? इतनी खूबसूरत तो है, और मज़े की बात उसे मेरी बड़ी बड़ी मूँछों पर कोई एतराज़ भी नहीं। हारून ने उसकी उलझी लट को गाल से परे करते संजीदगी से कहा। ज़िले ने अभी से गौर से देखा था। गंदमी रंगत पर तीखे नकुश वाला इंसान बुरा तो नहीं था, लेकिन वो क्या करती अपने दिल का कि वो शादी जैसे बंधन में बंधना नहीं चाहता था जिस जिस रिश्ते का कोई एतबार ही ना था। हारून ने पहली दफ़ा उसे खुद से इतना नज़दीक किया था। ज़िले पीछे हुई और फिर गहरा सांस लेती उसकी तरफ पलटी। मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ उस चूने जैसी शक्ल वाली से नहीं होने दूंगी। तुम भी गैर शादीशुदा रहोगे और मैं भी। ज़िले की बात पर हारून को 440 वॉट का झटका लगा। ज़िले, हारून बस ये कह सका, मैं ठीक कह रही हूँ माय डियर हस्बैंड। तुम्हारी शादी तो किसी से नहीं होगी राबेल, और तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। उंगली से उसे धमकी देती हुई चली गई। पीछे हैरत ज़दा सा ज़िले की बातों पर गौर करता रह गया। ज़िले के साथ मसला क्या है? आखिर मुझे जानना होगा। मैं इसे ऐसे तो जीने नहीं दे सकता। क्या ये इनसिक्योर है किसी बात को लेकर? हारून ने चेयर के हैंडल पर हाथ रखकर सख्ती से परेशानी से बुड़बुड़ाया। माल रोड तक जाती सड़क को किसी ने सारी खोद कर ख़राब कर दिया है। अदील साहब ने डिनर करते हुए सब घर वालों को अफसोस से बताया। असमार ने ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए अदील साहब को देखा, जो उसे ही तंजिया नज़रों से देख रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना है। अहमद ने टिश्यू से हाथ साफ करते तायद की। फिर देखो भला सड़क में क्या दबाया था किसी ने, जो सड़क खोदी? दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। असमार मुस्कुराया अदील साहब को देखकर, जिन्होंने होंठ पीछे थे अपने सरफिरे बेटे को देखकर। शादी के दिन करीब आ रहे हैं, कोई तैयारी स्टार्ट की? अदील साहब ने अपना खाना फिनिश करते हुए मुबीन बेगम से पूछा। बस कल से तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं हम, मुबीन ने असमार के आगे से खाली कप उठाते हुए पूछा। असमार मुस्कुराया अदील साहब को देखा, जबकि आंखों का रंग हल्का ग्रीन था। डैड, आप लोग किसकी शादी की तैयारियों की बात कर रहे हैं? असमार ने अनजान बनते हुए मासूमियत से पूछा। अदील समेत सबने नाश्ता दूर करके हैरिस से देखा। अरे क्या हुआ? मेरे पूछने पर सब परेशान क्यों हो गए हैं? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? असमार ने हैरानी का तासुर देते सबसे पूछा। कि क्या बुखार से तुम्हारी शादी होगी और जानी सही होगी? अंडरस्टैंड? अब समझ आया कुछ? अदील साहब ने चेयर से खड़े होते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुराकर खड़ा हुआ। समझ गया हूँ मैं डैड, आपको समझाने का तरीका बेस्ट था, लेकिन ये तो समझने वाले पर है ना, वो कितना समझता है। मैं डियर डैड, तपा देने वाली मुस्कुराहट से कहता वो जा चुका था। पीछे वो सबके हैरत से मुँह खुले थे उसे बाहर जाते देखकर। उफ अम्मा, ये मेरी औलाद है, इतनी बदतमीज़। अदील साहब ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा। जैनी ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखकर सर झटका। मैं भी तुमसे ही शादी करूंगी अदील। असमार, जेनिश ने चेयर से खड़े होते हुए स्पार्ट से अंदाज में खुद से कहा। इरम ने परेशानी से जेनिश को देखा, जिसके तासुरात सपाट थे। ज़िले, मेरी बच्ची, आज कैसे याद आ गई तुम्हें अपनी माँ की? नादिया ने उसे देखकर मोहब्बत से लबरेज लहजे में पूछा। आपको तो कभी याद नहीं आई, मैंने सोचा मैं खुद ही मिलाऊं। नादिया भी अपनी सफाई में कुछ कहने लगी थी जब ज़रवा भागती उस तक आई। आप ही, व्हाट अ सरप्राइज, ज़रवा ने उसके गले लगते मोहब्बत से कहा। बस आ गई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेडिसिन लेकर आई हूँ। 1 मिनट। ये तुम्हारे चेहरे पर खराशें कैसी हैं? ज़रवा ने उसके चेहरे पर छोटे छोटे खराशों के निशान देखकर परेशानी से पूछा। वो आप ही कॉलेज की सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, ज़रवा ने सर झुकाते हुए कहा। नादिया दोनों को मोहब्बत से देख रही थी। इतने में फरजाना बेगम भी चली आई। अरे ज़िले बेटी आई है, फरजाना ने ऊपरी मुंह से मुस्कुराते उससे पूछा। बस दादी, मैं ज़रवा के लिए मेडिसिन लेकर आई थी, उसे बुखार था ना, ज़रवा ने मुरव्वत से मुस्कुराते हुए कहा, वरना ये औरतों से एक आंख ना भाती थी। भला जो औरत उसकी बहन से बुरा सलूक करती हो उसे अच्छी कैसी लग सकती थी? अच्छा मैं चलती हूँ, ये मेडिसिन टाइम पर लेना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कल मैं तुम्हारे फेस के ज़ख्मों के लिए करीम भिजवा दूंगी। ज़िले उससे कहती हुई इसके गाल पर बोसा देती जा चुकी थी बिना किसी को देखे। दादी, तुम्हारी किसी बच्ची को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं? लो भला, मुझे एक बार हाल तक ना पूछा। फरजाना की बात पर नादिया और ज़रवा गहरा सांस भरती अपने अपने कमरों में चली गई। ज़रवा भी बैठी ही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। ज़रवा ने अननोन नंबर देखकर हैरिस से कॉल पिक की। कौन? ज़रवा ने हैरिस से पूछा। माय हार्ट, अगले 5 मिनट में मुझे गेट से बाहर मिलो, वरना अगले 6 मिनट पर मैं घर के अंदर होऊंगा। फ़ोन बंद हो चुका था। ज़रवा ने हैरिस से फ़ोन को देखा जैसे वह सेलफोन ना हो बल्कि असमार हो। फिर जल्दी से मिरर के सामने अपने बाल संवारे और चादर को ठीक से सेट पर लेती हॉल में धीमे कदमों से चलती बाहर आई। दरवाज़ा खोलो गार्ड, मैं वॉक पर जा रही हूँ, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। गार्ड ने सर हिलाकर डोर खोल दिया। वह जल्दी से बाहर निकली। फिर उसे देखा जो 7-8 कदम के फासले पर बाइक से टिक लगाए खड़ा था। ब्लैक शर्ट ब्लैक ही पैंट पर अपनी ग्रीन आई से वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था, और वो तो फिर मोहब्बत की तरसी हुई लड़की थी। आसमान खूबसूरत चाल चलता उस तक आया जो उस पर ही नज़रें जमाई खड़ी थी। तुम्हारी ब्लैक चादर कहाँ है? आसमान ने उसे ब्राउन चादर ओढ़े देख नाक चढ़ाकर पूछा। वो गंदी थी, वॉश करवाई है अभी। ज़रवा ने हल्की से मुस्कान से उसे देखकर कहा। आप 3-4 इस तरह की और चादरें ले लें। आसमान ने होंठ पीछे उसे ऑर्डर दिया। क्या? ज़रवा ने हैरत से पूछा।
ये आपके लिए है। आसमान ने उसकी तरफ एक काला सा अजीब तरह का ब्रेसलेट बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? ज़रवा ने आंखें सुखेरते हुए उससे पूछा। ये आपकी हिफाजत के लिए, इसे कभी खुद से जुदा मत करिएगा, आसमान ने उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा। ज़रवा नीमवा होठों से उसे देखती रही। आसमान मुस्कुराया उसकी महवियत पर। ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? उसने मुस्कुराती आंखों से उसे देखते पूछा। नहीं तो, ज़रवा ने जल्दी से बुखलाते हुए कहा। मतलब प्यारा नहीं हूँ। आसमान ने उसकी बैग पर हाथ रखकर अपने बेहद करीब करते हुए सपाट से लहजे में कहा। मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। ज़रवा की बात पर उसने अपनी नाक उसके नाक से टच करते हुए मुस्कुराया। हारून के पास आया, जो बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए अपने लिए मैक्रोनी बना रही थी। जुलेखा, हारून की नरम सी आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैक्रोनी नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रही हूँ। जिले ने नाक चढ़ाकर कहा। मुझे मैक्रोनी नहीं चाहिए, बल्कि तुमसे एक फेवर चाहिए। हारून की बात पर उसकी तरफ बढ़ी। कैसा फेवर? जिले ने हैरत से पलट कर उससे पूछा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हारून की बात पर वह हैरत ज़दा सी रह गई। तुम सच में दोस्ती करना चाहते हो मुझसे, या फिर मेरी मैक्रोनी को देखकर मस्का लगा रहे हो? मैं सिर्फ जुल्फ़कार से दोस्ती करना चाहता हूँ, अभी पक्के वाली है। फिर सोच कर जवाब दूंगी मैं। जिले के नाक चढ़ाकर कहने पर हल्का सा मुस्कुराया, और फिर जिले की मैक्रोनी की प्लेट पकड़कर वो जा चुका था। हाँ, ये क्या था? दोस्ती कर लो और मैक्रोनी की प्लेट आकर ले जाओ। हारून कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया। पीछे वो दोनों हाथ कमर पर रखे सदमे से खड़ी थी। मेरी मैक्रोनी वापस करो ना, वरना सारा घर रो रो कर इकट्ठा कर लूँगी। मैं समझ क्या रखा है तुमने? मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मैक्रोनी खा जाओगे और मैं देखती रहूँगी? इम्पॉसिबल। जुलेखा ने प्लेट उसके हाथ से छीनने की कोशिश करते गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा। तो बुला लो, मैं भी कह दूंगा जुलेखा झूठ बोल रही है। मैक्रोनी तो मैं बाहर से लेकर आया था, लेकिन जिले साहिबा की जब से मेरी मैक्रोनी पर नज़र पड़ी है, तब से उसे लेने के दर पे है। हारून किसी से कम है क्या साजिश बुनने में? हारून ने सिंगल सोफे पर इससे खड़े होते नाक चढ़ाकर कहा। उफ, तुम तो अगले इंसान को आधा पागल कर देते हो। जिले ने सिर होकर कहा। हाँ, मैं तो आधा ही करता हूँ, आप पूरा का पूरा पागल कर देती है। उसने पॉकेट में हाथ डालते रिलैक्स से अंदाज में कहा। कबूल है मुझे तुम्हारी दोस्ती, अब मेरी प्लेट वापस करो जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। पकी वाली दोस्ती ना? हारून ने उसके आगे हाथ करते मुस्कुराती आंखों से पूछा। हाँ, कच्चे वाली। जिले उसके हाथ से प्लेट पकड़ती कहती हुई भागी। पीछे मुस्कुराता बालों में हाथ फेर कर रह गया। मंसूर मलिक जैसे ही अपने ऑफिस में आए, सामने बैठी शख्सियत को देखकर वो चौंक कर रुका। तुम? मलिक मंसूर ने दांत पीसते उस अकड़ू इंसान से पूछा, जो उसकी चेयर पर बैठे सर्द नजरों से उसे देख रहा था। मुझे यहाँ देखकर शौक लगा। क्यों? तुम्हें मंसूर मलिक? अजमान ने सर्द मुस्कान से उससे पूछा। ये तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? हारून ने पानी को ग्लास में डालते उससे पूछा, जो रात के 11 बजे आया था। बस हो गई देरी, दोस्त वगैरह के साथ था। आसमान ने उसके आगे से पानी का गिलास उठाते लापरवाही से कहा। तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। चाचू कितने परेशान है, उसका एहसास है तुम्हें? हारून ने काफ़ी गुस्से से उसे डांटा, जो सिर्फ हारून की सुनता था। वो कब परेशान नहीं होते, उन्हें तो मेरे घर पर रहने पर भी एतराज़ है। तो क्या मैं इस घर से भी चला जाऊँ? आसमान ने नाक चिढ़ाते तीखे लबो लहजे में कहा। आसमान, जो भी हो, लेकिन तुम आइंदा टाइम पर घर आओगे। हारून ने उसका रुख अपनी तरफ करते संजीदगी से कहा। यह आपका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट? आसमान ने आईब्रो उचकाते हुए उससे पूछा। तुम इसे ऑर्डर समझो ठीक इंसान, वरना बहुत मार खाओगे मुझसे। हारून के प्यार से कहने पर मुस्कुराता हारून के गले लगा। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आसमान ने संजीदगी से कहा। हारून ने मुस्कुराते उसका कुशादा माथा चूमा। बस जिस दिन चाचू को पता लगा ना कि मैंने तुम्हें डुप्लीकेट कीज़ दी हुई हैं, तो मुझे जो डांटेंगे वो भी तुम अच्छे से जानते हो। इसलिए मेरे भाई 9 बजे ही घर आ जाया करो। ओके, आ जाया करूँगा। और कुछ? उसने एहसान करने वाले अंदाज में कहते भुएं उचकाई। हारून ने सर झटका कि इस ढीठ इंसान का कुछ नहीं हो सकता था। मलिक मंसूर हॉस्पिटल में रात को किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया है। तैयार हो जाए हॉस्पिटल जाने के लिए। अदरीस साहब ने नाश्ता करते हुए फरजाना बेगम और नादिया से कहा। चूस भी थी ज़रवा भी चौंक गई। अरे भला उस बेचारे पर किसने क्यों हमला कर दिया? मंगनी में तो 2 दिन ही रह गए थे। फरजाना ने चाय का कप रखते परेशानी से कहा। बस पता नहीं, ये तो जाकर ही पता लगेगा। आप दोनों तैयार हो जाएं जल्दी से। इदरीस साहब ने नाश्ता फिनिश करते हुए कहा। ज़रवा ने परेशानी से नादिया और फरजाना बेगम को जाते देखा, फिर अपनी बाकी बची हुई चाय पीने लगी। ज़रवा, घर पर ही रहना, आज यूँ नहीं मत जाना। नादिया ने अपनी शॉल लेकर आते हुए इसे हिदायत दी। जी मम्मा, ज़रवा कहकर खड़ी हुई। सबके जाने के बाद टेलीविज़न खोलकर बैठ गई। तो नाज़रीन, हम आपको बताते जाएं, मुल्क के जाने मानी शख्सियत मलिक मंसूर पर कल रात को आदिल खान के बेटे असमार, जो कि नुमाया सिंगर भी हैं, मलिक मंसूर को कत्ल करने की कोशिश की। मलिक मंसूर का बयान नुमाइंदगी की बात पर ज़रवा हैरत से सोफे से झट से खड़ी हुई, मुंह पर हाथ रखे उसकी तस्वीर को बेयकीनी से देख रही थी। ज़रवा खड़े से दोबारा सोफे पर गिरी। असमार ने मलिक मंसूर को मारने की कोशिश की। यह इंसान किसी की भी जान ले सकता है। क्या इसकी नज़र में किसी इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं? क्या? ज़रवा बहते आंसू से दुख से बड़बड़ाई। वो एक हसास दिल लड़की थी।
भला कैसे किसी की जान की परवाह नहीं करेगी। सर्वा अभी भी फटी आंखों से चलती स्क्रीन के मनाजिर देख रही थी। ये है मेरी औलाद, एक क्रिमिनल। उफ अल्लाह, ऐसी औलाद से बेहतर तो मैं बे औलाद ही रहता। आदिल साहब ने मुठियां पीछे गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। दादी ने भी तासुब से सर झटका। हाल में सब परेशान बैठे सामने चलती न्यूज़ को देख रहे थे। हाय मॉम एंड डैड। नीचे आते हुए उसने बेतासिर लहजे में सबको विश किया। आदिल साहब ने पलट कर उसे देखा, फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। असमार समेत सभी खड़े हुए थे अपनी जगह से। बस यही काम रह गया था जो वो भी कर दिया तुमने। क्यों मारने की कोशिश की तुमने मलिक मंसूर को? आदिल साहब ने हैरत से तकते असमार को एक और थप्पड़ मारते गुस्से से पूछा। जब हारून भागता बाहर से उनके करीब आया। जिले मुबीन, नवीन, इरम, अहमद साहब, जुल्फ़कार साहब, नवाल और जीनिश सभी परेशानी से असमार और दिल को देख रहे थे। चाचू क्या हो गया है? पहले इसकी सुन ले कि सच है या झूठ। हारून ने दोनों के दरमियान आते परेशानी से समझाया। असमार के चेहरे पर सख्त गुस्सा था। असमार, ये झूठ है या सच? हारून ने असमार की तरफ पलटते पूछा। क्या पूछ रहा है हारून, जवाब दो। आदिल साहब ने उसे खामोश देखकर टोका। चाचू प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ ना। असमार बताओ चाचू को कि ये झूठ है। हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया। भला हारून, भला मलिक मंसूर की से क्या दुश्मनी होगी जो उसे फंसाएगा? आदिल साहब ने दांत पीसते हुए कहा। आदिल तुम पहले उसकी सुन लो फिर गुस्सा करना। अहमद साहब ने संजीदगी से दिल को समझाया। आदिल भाई ठीक कह रहे हैं, हमें बैठकर इस मसले पर बात करनी चाहिए। यूँ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जुल्फ़कार साहब ने कहा। मैंने मारने की कोशिश की है मलिक मंसूर को तो फिर? असमार की सपाट सी आवाज़ सबको साकित कर गई। निकल जाओ मेरे घर से अभी कभी। आदिल साहब ने अब की दफ़ा इंतहाई गुस्से से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? माफ़ कर दें, बच्चा है अभी। मुबीन ने आदिल से इल्तिजा की। खबरदार अगर किसी ने इसकी हिमायत की तो, और अगर तुम ना गए तो इस घर से मैं चला जाऊंगा। आदिल की आवाज़ ने सबको हिलाकर रख दिया था। आदिल होश से काम लो, दादी ने उसे डांटा। बस अब अगर कोई बोला तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। इस घर में या तो ये रहेगा या फिर मैं। आदिल की सपाट आवाज़ ने सबको हैरत के साथ दुख में भी दो चार किया। अब सबकी नज़रें असमार पर थी जो तीखी नज़रों से आदिल साहब को देख रहा था। जा रहा हूँ मैं इस घर से। अब इस घर में अपनी ज़िंदगी तक कदम नहीं रखूँगा। माई डियर डैड, ये घर आपको मुबारक हो। असमार शर्त लहजे में कहता आगे बढ़ा जब हारून ने उसे रोका। हारून मत रोकना इसे। इसे भी तो पता चले खुद कमाकर खाना कितना का आसान है। आदिल साहब ने दांत पर दांत जमाते सपाट से अंदाज में तंज किया। पहले भी कभी आपसे मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा डैड, गुड बाय। माँ के सर पर होंठ रखता तेज तेज कदमों से चलता हॉल से निकल गया बिना कोई सामान लिए। चाचू आपने अच्छा नहीं किया, हारून ने तासुब से कहा जो सर झटकते कमरे में चले गए। मुबीन रो रही थी। नवीन और इरम उसे चुप करवाते खुद भी परेशान थी। हाले और हारून एक दूसरे को देखते चुप से थे। फिर हारून ने पलके झपकाते उसे तसल्ली दी। जिले ने होंठ भींच कर सर हिलाया। ये सब इरम ने बहुत जब्त से देखा था। हसीब, मेरे लिए अभी एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट अरेंज करो। रोड पर चलता हुआ फ़ोन में से हसीब को हिदायत दे रहा था। सब ठीक है? अजी, क्या मलिक मंसूर को तुमने ही मारने की कोशिश की? हसीब की आवाज़ पर उसने होंठ भींचे। मारा तो नहीं है, लेकिन उसने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है ना, इसका खुमियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। असमार की सर्द आवाज़ पर हसीब ने ठंडी सांस भरी कि मलिक मंसूर ने गलत बंदे से पंगा लिया है। जिले बालकनी में हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी जब हारून उसके पास आकर खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है अजी ऐसे कर सकता है? जिले ने उसकी तरफ रुख करते हुए उलझे अंदाज में पूछा। गुस्से का तेज तो बहुत है, लेकिन मलिक मंसूर से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? या मलिक मंसूर की उसे मुझे कुछ उलझा रहा है। उफ, पता नहीं क्या होगा अब। जिले ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। पुलिस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करवाया है मैंने अहमद से कहकर। हारून ने परेशानी से माथा मसलते हुए कहा। तुमने हालात को बहुत समझदारी से कंट्रोल किया है। जिले ने पहली मरतबा उसकी तारीफ की, जिस पर हारून के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शुक्रिया मैम, मेरी छोटी सी तारीफ करने के लिए। हारून ने सीने पर हाथ रखते हल्के से झुककर कहा, जिस पर उसके कटावदार होठों पर मुस्कुराहट चमकी। मुझे मंजूर है तुमसे दोस्ती। जिले की बात पर उसने उसकी तरफ देखा। तुम ना भी कहती तो मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका था माय डियर फ्रेंड। हारून ने उसकी तीखी नाकों तो बातें मुस्कुराते लहजे में कहा। तुम? वो जो बेड पर उलझी हुई बैठी थी अपने सामने खड़ा देखकर चौंक कर खड़ी हुई। कैसी हैं आप? उसने उसकी तरफ बढ़ते फिक्रमंदी से पूछा। वहीं रुक जाए और चले जाए मेरे घर से। असमार के चेहरे पर संजीदगी छाई। तुम क्यों नहीं जा रहे हैं? जरवा ने गुस्से से नाक के नत्थे फुलाते हुए उससे पूछा। और अगर ना जाऊँ तो? असमार के सपाट से अंदाज पर उसने अपने लब खींचे। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, बेहतर होगा मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दो। जरवा की बात पर उसने होंठ खींचे थे। कहा कुछ नहीं। मैं मलिक मंसूर से ही शादी। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे जब उसने उसकी गर्दन अपने मजबूत हाथों में दबोच ली। तुमने किसकी इजाज़त से ये बोला? हाँ? असमार ने इसकी गर्दन छोड़े उसके खिले बालों में को हाथों में लपेटते दृष्टि से पूछा। तुम एक कातिल हो। तुम
तो किसी का भी कत्ल कर सकते हो। ज़रवा ने उससे अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते गुस्से से कहा। हाँ कर सकता हूँ, जो हमारे बीच आएगा उसका यही हाल करूँगा, यू अंडरस्टैंड। और मेरे अलावा तुम किसी और को देख कर तो देखो, जान न ले ली तुम्हारी तो कहना। असमार ने उसके बाल छोड़कर उसे अपने मजबूत पनाह में कैद करते गुस्से और जुनून से कहा। वो दोनों अब एक दूसरे को गुस्से और जुनून से देख रहे थे। क्यों मारा तुमने मलिक मंसूर को? ज़रवा ने बहुत गुस्से से पूछा। वो मेरी बीवी पर नज़र रखे और मैं बेगारत बनकर उसे प्यार से समझाता। नो डियर, नो ज़रवा डियर, ये प्यार से समझाना मेरी डिक्शनरी में नहीं, उसने एक झटके से अपने बेहद करीब करते सर्द लहजे में कहा। ज़रवा ने होंठ भींच कर उसके हिलते हुए होंठ बहुत करीब से देखे, लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी उसके चेहरे को, जिसे देखकर वो सब कुछ भूल जाती। जाओ यहाँ से, वरना अभी गार्ड को बुला लूँगी मैं, ज़रवा ने गुस्से से कहा। माई हार्ट डरता, मैं अपने बाप के अलावा किसी से नहीं हूँ। जाओ बुलाओ उनसे, उनको भी ज़रा देखूँ तो कैसे हिफाजत करते हैं मेरी बीवी की। उसके तंज़िया और तमस्कराना लहजे पर ज़रवा ने होंठ भींचे। मेरा इश्क सिर्फ तुम हो और तुम्हारा इश्क भी सिर्फ मैं होना चाहिए माय डियर, वरना मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें खुद से इश्क करवाना होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखना अपना, और आइंदा मुझे ये लफ्ज़ मत कहना। तुम्हारे मामले में खुद को बहुत कंट्रोल करता हूँ, ये ना हो आपकी दफ़ा वो करूँ जो तुम सह ना पाओ। वो उसे छोड़ता हुआ जिस खिड़की से के पास से आया था उसी से चला गया, उसे साकित छोड़े। ज़रवा बेजान सी बेड पर गिरी। वो क्या करे? मलिक मंसूर ने इदरीस साहब से 15 दिन के अंदर अंदर निकाह का कह दिया था, जिसे इदरीस और फरजाना ने मान भी लिया, बिना नादिया को कोई एतराज़ सुने। ज़रवा सोच सोच के पागल हो गई थी कि क्या करे, अब कैसे सच्चाई सबको बताए। क्या कोई यकीन करेगा उसके निकाह की सच्चाई पर, जबकि उन दोनों के पास तो निकाहनामा भी नहीं था। बस यही सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, ऊपर से असमार का जुनूनी रूप। उफ, मुझे आप ही को बताना होगा। इस फैसले पर वो ठहरी थी कि अब ज़िले को बताने के अलावा उसके पास कोई चारा ना था। वो अपने न्यू अपार्टमेंट में सोफे पर बैठा उलझा बिखरा सा था। मलिक मंसूर, अच्छा नहीं किया तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर। मुझे ज़रबा की नज़रों से गिराना चाहते थे ना, लेकिन तुम्हारी साजिश अब तुम पर ही उलटूंगा मैं। मैंने बस तुम्हारा सर फाड़ा था ना कि जानलेवा हमला। असमार शर्त लहजे में बुड़बुड़ाया। ज़रबा तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे लिए मैं अपने ऐसे कई सर कत्ल कर सकता हूँ। आई डोंट केयर फॉर एनी वन। वो गुस्से से बुड़बुड़ाया जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आप क्यों आए हैं यहाँ, और किसने बताया आपको यहाँ का? असमार ने हारून को देखकर तीखे लबो लहजे में पूछा। अपने भाई तक पहुँचने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, हारून ने उसके करीब आते हैं संजीदगी से कहा। आसमार ने लब भींचे। बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, मुझसे शेयर करो अजी, जो परेशानी है तुम्हें। हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखते धीमे लहजे में कहा। भाई आप जानते हैं मैं अपने मसले खुद सॉल्व करता हूँ, आसमार ने अब की बार ज़रा धीमे लहजे में कहा। उफ, क्यों इतने ज़िद्दी हो तुम? चाचू तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं, सो नाराज़गी अपनी जगह घर क्यों छोड़ाए? ये आप मुझसे कह रहे हैं? अगर मैं ना आता तो आपके प्यारे चाचू अब तक अपना सामान बांध चुके होते। आसमान के तंजिया लहजे पर हारून गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। क्या करूं मैं तुम्हारा मेरे प्यारे भाई? ठीक है, तुम यहीं रहो जब तक चाचू का गुस्सा कम नहीं होता। हारून के नरम अंदाज पर आसमान ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। अब इस घर में तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आपके चाचू का गुस्सा कम हो या ना हो, आसमान ने सोफे पर नींदराज होते नाक चढ़ाकर कहा। हारून मुस्कुराया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मलिक मंसूर से? हारून ने उसके पास बैठकर पूछा। कोई दुश्मनी नहीं। कहीं मलिक मंसूर ज़रबा से रिलेटेड नहीं? हारून की आवाज़ पर उसने सपाट नज़रों से हारून को देखा। आप बाज नहीं आए ना अपनी जासूसी से? आसमान ने तिनक कर पूछा। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें लगता है मैं तुमसे गाफिल होऊंगा? अब शाबाश बताओ, मलिक मंसूर को क्यों जान से मारने की कोशिश की? हारून की आवाज़ पर वो तिनक कर उठा। भाई सीरियसली आपको लगता है मैं किसी को जान से मारने की कोशिश करूं तो वो जान से बच सकता है? उसका भी इसका नाक और सर फड़ा था बस मैंने, वो भी उसकी चर्ब जुबान की वजह से। आसमान ने नाक चढ़ा कर कहा, जिस पर हारून ने तासुब से अपने सबसे खूबसूरत भाई को देखा जो इंतहाई ढीठ वाक़या हुआ था। सुधर जा मेरे यार, हारून ने उस बार मुस्कुराते हुए कहा जिस पर उसने अपना खूबसूरत नाक चढ़ाया था। हारून ठोड़ी पर हाथ का मुक्का बनाए रखे उसे देख रहा था, जो उसे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ था। उसका कोई अपना भाई बहन नहीं था, लेकिन असमार को अपना भाई ही मानता। क्या ज़रबा के लिए सीरियस हो? हारून की बात पर उसने होंठ भींचे। पहले कितनी लड़कियों के साथ आप मुझे देख चुके हैं? असमार ने तीखे लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। कह तो तुम ठीक रहे हो मेरी जान, लेकिन दादी ने उसका रिश्ता एक और जगह पक्का कर दिया, सुना तो होगा तुमने। ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें पता ना हो? हारून की बात पर पुरअसरारी से मुस्कुराया। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। असमार के सपाट अंदाज पर हारून ने उसे तासुब से देखा। चाय बना कर लाओ, सुबह से चैन से नहीं बैठा मैं। हारून ने थके अंदाज में उसको देखा और लौटकर किचन में चला गया। 2 ही मिनट में चाय ले आया था। असमार बाज आ जाओ, मैंने तुम्हें बनाने को कहा था। सॉरी माय ब्रदर, लेकिन आपका भाई ऐसे काम नहीं करता, उसने मुंह बना कर कहा तो हारून मुस्कुराकर चाय के घूंट लेने लगा। जिले सबके लिए चाय लेकर आई जब हारून घर के अंदर एंटर हुआ। कहाँ है वो हारून?
मुबीन ने जल्दी से सोफे से खड़े होते उसका पूछा। चाची वो ठीक है, आप परेशान ना हो, आ जाएगा जब उसका गुस्सा ठंडा होगा। हारून ने सोफे पर नवीन के साथ बैठते हुए उन्हें तसल्ली दी। पता नहीं क्या हो गया है, दिल को अपने ही बेटे के खिलाफ हो गए। मुबीन ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए परेशानी से कहा। जिले ने सबको चाय सर्व की। अरे मुझे नहीं पीनी, तुम्हें कौन सा ढंग का काम आता है, चाय भी ऐसी बनाई होगी, जाओ जैनी तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मुबीन ने जिले पर गुस्सा उतारा, जबकि जिले के सख्त तासुरात सख्त थे। वो उन्हें अच्छे से जवाब दे सकती थी, लेकिन हालात को देखते चुप थी। जिनिश, अच्छा खाला कहती किचन में चली गई। जिले ही चाय मुझे दे दो, बहुत तलब हो रही थी मुझे। हारून ने जिले के हाथ से चाय का कप लेते उसे आंखों से रिलैक्स लेने को कहा। जिले ने नाक चढ़ाकर मुबीन और अकरम को देखकर नवीन के पास बैठ गई। उफ, जिले क्या चाय बनाई है, वाह यार, अमेजिंग। हारून की तारीफ पर सबने चौंक कर उसे देखा। जो चाय की सिप लेता जिले की तरफ मुतवज्जा था। सबको हैरत हुई कि वो तो जिले के हर काम में कीड़े निकालता था, आज कहाँ हर घूंट पर उसकी तारीफ कर रहा था। इरम और मुबीन तो जल भुन गई जिले को हल्की से मुस्कुराने से हारून को देखते देखकर। हारून उसे कहो अगर घर आना है तो शराफत से रहना होगा और जीनी से शादी करनी पड़ेगी, तभी इस घर में आ सकता है। घर के अंदर आती जरवा वहीं रुक गई साकत होकर। वो जिले से मिलने आई थी। चाचू ये क्या कह रहे हैं आप? हारून ने खड़े होते उससे पूछा। मेरा यही अटल फैसला है और हारून, और उसमें कोई लचक नहीं आएगी। आदिल साहब कहते हुए वापस कमरे में चले गए। हारून ने तासुब से सर झटक कर आदिल साहब की पुश्त देखी। दादी ने भी आदिल साहब के फैसले की तायद की थी। जिनिश ने मुस्कुराकर मुबीन को चाय का कप पेश किया और जरबा उन्हीं कदमों से वापस पलट गई। वो पार्क में बैठी सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आप भी खेले ना हमारे साथ, एक 7 साल के बच्चे ने उसका हाथ पकड़ते मुस्कुराते से कहा। जरबा मुस्कुराई। नहीं क्यूट बेबी, मुझे नहीं खेलना आता, आप लोग खेलें जाकर। जरबा ने उसके फूले हुए गाल खींचते हुए कहा। नहीं, आप हमारे साथ खेलें ना। जरबा हल्की सी मुस्कान के साथ उनके साथ चलेगी, जब सामने खड़े असमार को देखकर वहीं ठिठकी। असमार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे थलग जगह पर ले आया। क्या बात है, तुम ठीक हो? जो फ़ोन करके अर्जेंट बुलाया? असमार ने उसकी चमकती लौंग को देखकर पूछा। जरबा ने होंठ भींच कर उसे देखा। वो ये फैसला करके सबकी जिंदगियां बचाना चाहती थी। मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो दोगे ना तुम मुझे? जरबा की बात पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और गौर से उसे देखा। उसने होंठ पीछे थे। मिसेस जरबा, वो मांगो, जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम कुछ ऐसा मांगना चाहती हो जिससे तुम मुझसे अलग हो जाओ तो भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। उसके सर्द आवाज़ पर जरबा ने होंठ भींचकर तीखी नज़रों से देखा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वैसे भी मलिक मंसूर मैच्योर पर्सन है और मेरी माँ बाप की पसंद भी, और जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पसंद करेंगे मुझे अपने लिए वही मंजूर होगा। जरबा की बात पर उसने खींच के दर्द के चौड़े थने से लगाया और फिर उसके सर के पीछे हाथ रखकर अपने करीब किया। जरबा ने हैरत से उसे देखा, जो तैश भरी नज़रों से उसे देखता होंठ पीछे खड़ा था। जरबा माय हार्ट, अपनी दादी और डैड की पसंद का क्या करोगी? हाँ, उनका फैसला तुम्हें भी मंजूर होना चाहिए। असमार के तंज पर वो बतलाई हुई नज़रों से उसे देख रही थी। तुम्हें कैसे पता? जरबा ने बेसाख्ता पूछा। मिसेस, इसी दुनिया में रहता हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो क्या मेरी आंखें अंधी और कान बहरे हैं जो तुम कुछ देख और सुन नहीं सकता? बहुत बार मैंने खुद को कंट्रोल किया है तुम्हारी इन बातों पर। मुझे मेरा वो रूप धारने पर मजबूत मत करो जो तुम सह ना पाओ माय डियर वाइफी। जरबा होंठ पीछे बस उसे घूरे जा रही थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे निकाह का? जरबा के कहने पर मुस्कुराया। मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिख चुका है मिसेस जरबा, मुझे लोगों की गवाही की एक कागज़ के टुकड़े की कोई परवाह नहीं। असमार की सख्त लहजे पर गुस्से से भुनभुना कर रह गई। तो तुम नहीं मानोगे? अभी अल्फाज उसके मुंह में थे जब असमार ने गुस्से से हाथ का मुक्का दरख्त पर जोर मारा। दरख्त पर खुरदरी सतह वाले दरख्त पर मारने से उसके हाथ पर जख्म आया। जरबा कांप सी गई थी। उसकी शिद्दत देखकर आंखों में आंसू आए थे। क्यों रो रही हो? आंसू पूछो अपने, मेरे होते तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखना तुम असमार दिल की अमानत हो। असमार ने सपाट अंदाज में कहकर आगे बढ़ा, जब उसे रुकना पड़ा। मिस्टर असमार, आपको साथ हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा, इंस्पेक्टर नबील ने उससे बहुत रिलैक्स अंदाज में कहा। जरबा ने मुंह पर हाथ रखा। जरबा, मैं रात को तुमसे मिलूंगा, डोंट वरी, मैं पहले भी 3 बार जा चुका हूँ जेल, सो रिलैक्स। असमार ने उसकी परेशान सूरत और आंखों से बहते लगातार आंसू देखकर तसल्ली दी। वो पुलिस के साथ अपनी मखसूस चाल से चलता उसकी नज़रों से दूर होता गया। जरबा बेंच पर बैठी ऊंचा ऊंचा रोई जा रही थी। उसे चुप कराने वाला तो जा चुका था। मुइज़ ने गार्डन में परेशान सूरत लिए बैठी नवाल के आगे चुटकी बजाई। क्या बात है, बहुत परेशान से मेरे सरकार नजर आते हैं, अल्लाह खैर करे। मुइज़ ने उसके झूले को आगे की तरफ धक्का देते अपने मखसूस लहजे में पूछा। कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, सर ना खाओ मेरा। नवाल ने हिलते झूले को रोकते हुए मुंह बनाकर कहा। अरे मेरी जान, अगर स्मार्ट के लिए परेशान हो तो आ जाएगा 1-2 दिन तक, मुइज़ ने उसके साथ बैठते संजीदगी से कहा। वैसे जाओ अपनी होने वाली सास से मिल लो, वो भी आई हैं। मुइज़ ने शरारती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। उफ, तुम तो हो ही पागल।
इंसान, वो मेरी सास नहीं फूफो है, सो कंट्रोल रखो अपनी ज़ुबान को, वरना खींच कर बांध दूंगी कहीं। नवाल पैर पटक कर अंदर जा चुकी थी। मुइस भी मुस्कुराता उसके पीछे भागा। उसे सताने का मौका थोड़ी ना हाथ से जाने देना चाहता था। जिले, ये तुम्हारे लिए। जिले सोफे पर बैठी न्यूज़ देख रही थी जब उसने उसके आगे मैक्रोनी की प्लेट की। जिले ने हैरत से उसे देखा। ये मेरे लिए तुमने बनाई है क्या? जिले ने सीधा होकर बैठते हैरत से पूछा। ऑफ कोर्स माय लवली फ्रेंड। खाओ और बताओ डॉक्टर हारून के हाथ का जायका कैसा है? हारून ने प्लेट उसके हाथों में थमाते हुए कहा। उफ, क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। जिले ने नाक चढ़ाते हुए कहा। जिले, खानी है या मैं नवाल को दूँ? इस बार हारून की धमकी काम कर गई। वो उसे घूरते जल्दी से मैक्रोनी खाना स्टार्ट कर चुकी थी। तभी हारून का फ़ोन रिंग हुआ। हारून ने जिले से 1-2 कदम के फासले पर होते अमर की कॉल रिसीव की। क्या? उफ, आ रहा हूँ मैं, ख्याल रखना उसका, बस मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ? जिले ने उसकी परेशान सूरत देखकर हैरत से पूछा। आकर बताता हूँ जिले, तुम आज प्लीज़ नाइट ड्यूटी पर शिफ्ट हो जाना। हारून अचरज में कहता हुआ जा चुका था। जिले ने मैक्रोनी खाना दूर करके हारून की परेशानी के बारे में सोचने लगी और फिर उठकर नीचे जाने के लिए बढ़ गई। तुम मर गए थे जो मेरे भाई को ले गए और तुम कुछ कर नहीं सके, हद है यार। हारून ने ड्राइविंग करते अमर से सख्त लहजे में बात पूछ की। यार मैं क्या करता, मलिक मंसूर कोई छोटा आदमी तो नहीं है। असमार के खिलाफ ऊपर से ऑर्डर आए थे, मैं क्या कर सकता था। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम जल्दी छुड़ा लेंगे असमार को। अमर ने उसे तसल्ली दी। बस तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। हारून ने गुस्से से कहते फ़ोन बंद किया, फिर पुलिस स्टेशन में तेज़ कदमों से आया। मेरा असमार, मेरा भाई कहाँ है? हारून ने इंस्पेक्टर नबील से गुस्से से पूछा। जनाब, वो आधा घंटा पहले ही जा चुके हैं यहाँ से। लेकिन उसकी बेल किसने करवाई? हारून ने हैरत से पूछा। मलिक मंसूर ने, इंस्पेक्टर नबील ने लापरवाही से कहा। हारून दांत पिसता हुआ थाने से बाहर आया, फिर गाड़ी को फुल स्पीड छोड़े उसके फ्लैट आया, जहाँ वो सोफे पर दराज रेसलिंग देखने में मगन था। हद है, मैं परेशानी में पहले थाने गया, फिर इधर आया और तुम हो के बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठे ये फजूल शो देख रहे हो। आपको कहा तो था परेशान मत हुआ करें मेरी वजह से, असमार ने सर्द लहजे में कहा। तुम ठीक हो? और मलिक मंसूर ने पहले तुम्हें गिरफ्तार कराया, फिर छुड़ा दिया, ये क्या मिस्ट्री है? हाँ, हारून ने उसके पास वाले सोफे पर बैठते तजस्सुस में कहा। भला शेर को कोई कब तक कैद रख सकता है भाई, बस धमकी और आपके सामने हूँ। असमार ने हल्की सी मुस्कान से कहा। कैसी धमकी? हारून ने आईब्रो उचकाते सवाली अंदाज में पूछा। बस ये एक सीक्रेट है मेरे प्यारे भाई, असमार ने संजीदगी से कहा। हारून उसे घूरता हुआ उठा और फिर उसके सर पर प्यार करता हुआ चला गया। उसकी हल्की ग्रीन आंखों में अब सड़पन छा चुका था। क्या हुआ था जो तुम भागे भागे चले गए? जिले, जो किसी मरीज को चेक करती आ रही थी, सामने हारून का आता देखकर फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मसला हो गया था। हारून ने उसकी गाल पर झुंझी लटकर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? जिले ने नाक चढ़ाते उससे पूछा। नहीं यार, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। तुम चलोगी मरी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, जिले ने मुंह बनाते कहा। ओके, राबेल से कहता हूँ, वो तो चलेगी, हारून ने सर हिलाते हुए कहा। वो कैसे जा सकती है, मैं ही चलूँगी, बस मजाक कर रही थी मैं तो। उसे तो इधर बहुत सारे काम होंगे, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा। हारून मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। राबेल राबेल राबेल, बस ये नाम ही रह गया है सुनने को, बड़ा आया, राबेल को ले जाता हूँ। वो बुड़बुड़ाती अपने कैबिन में बढ़ी। असमार ने हसीब को देखा। जो कह रहा हूँ वो करो, उसने यूनी के लिए तैयार होते हुए हसीब को कहा। असमार ने अपना सत्वा नाक चिढ़ाते हुए कहा। ओफ यार, किसी दिन तो मुझे अब्बू से जूते पड़वाओगे सीरियसली, हसीब ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। अगर मेरा काम ना किया तो मुझसे भी पड़ेंगे, चला उठ जा, असमार ने भुएं इकट्ठी करते अपने मकसूद ठीक अंदाज में कहा। हसीब मुंह बसोड़ता उसके पीछे बढ़ा। शुक्रिया जरवा मुझे अपने नोट देने के लिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है सीरियसली। जरवा की क्लास फेलो राहम ने जरवा की तरफ उसके नोट बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें जब चाहिए हो मुझसे ले लेना, जरवा ने भी जवाबन मुस्कुराते कहा। असमार अपनी मुठियाँ पीछे। मिसिस हार्ट, दूसरों को खुद उनके काम करने दिया करो तो बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। पहले इतनी कमज़ोर ऊपर से पढ़ पढ़ के दिखती भी नहीं हो, असमार ने वो नॉर्मल लहजे में कहा। तो जाए उसे ढूंढे जो आपको नजर आए, मेरे पास क्या कर रहे हैं, जरवा ने तीखे लहजे में पहली बार कहा तो उसके होंठ बेसाख्ता मुस्कुराए। क्या करूं तुम्हारा? जरवा, तुम इतनी प्यारी क्यों? असमार के बेबसी से कहने पर वो जो नाक फुलाए खड़ी थी उसकी तरफ देखने लगी। असमार, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं तुम्हें अपने रूम में, एक स्टूडेंट ने उसे पैगाम देकर चला गया। असमार ने जरवा को देखा। आता हूँ थोड़ी देर तक, तुम क्लास लो तब तक, उसे हिदायत देता हुआ जा चुका था। जरवा ने हसरत से उसकी चौड़ी पीठ को देखा। उसकी ख्वाहिश थी उसकी पुष्ट पर सर टिकाकर घंटों बैठी रहे, लेकिन इससे आगे उसके दिमाग ब्लैंक हो जाता, सर में दर्द से ठेसें उठने लगती थी। असमार, देखो माना तुम स्टडी में ज़ीरो हो लेकिन दूसरी एक्टिविटी में बहुत एक्टिव हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तुम्हारा बार बार जेल जाना फिर मंसूर मलिक पर जानलेवा हमला करना हमारे कॉलेज के साथ मुतासिर हो सकती है, इसलिए हमें तुम्हें ना चाहते हुए सस्पेंड करना होगा। प्रोफेसर के बनावटी लहजे पर मुस्कुराया। इट्स ओके प्रोफेसर जी, समझ सकता हूँ, पैसे आ गए हैं आपके पॉकेट में मुझे यहाँ से निकलवाने के, इट्स ओके। ये क्या बकवास है, तुम्हें लगता है मेरी रिश्वत लेकर तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ?
अरे मुझे लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि आपने मलिक मंसूर से पैसे लिए हैं, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा आप। मकसूद सर्द लहजे में कहता वो जा चुका था। पीछे प्रोफेसर यही सोचता रह गया, उसे कैसे पता चला रिश्वत का। वो सब लड़कियों के बीच में खड़ी कोई होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रही थी जब वो अपना मखसूस मगरूराना अंदाज में चलता उसके पास आया। अपना ख्याल रखना और किसी लड़के से बात करने की जरूरत नहीं है, उसके सर पर हाथ रखकर कहता जा चुका था। जरबा को साकत और हैरान छोड़े। उसके साथ खड़ी लड़कियां भी हैरत से मिस्टर अकरू को बात करते देखती हैरान थी, क्योंकि वो लड़कियों से बात करना तो दूर दिखता तक ना था। जरबा साकित नजरों से उसकी पुष्प को देखते आंसू बहुत जब से कंट्रोल कर रही थी। हमारी बेटी का निकाह हो चुका है चौधरी अरशद साहब। आपको किसी ने गलत बताया है कि वो गैर शादीशुदा है। तो अहमद साहब, निकाह ही हुआ है ना, कौन सा वो ब्याहता है। हमारे घर राज करेगी आपकी बेटी जुल्फ़कार साहब। चौधरी अरशद की बात पर अहमद साहब और जुल्फ़कार ने बहुत जब से चौधरी अरशद को देखा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के बेहुदा काम नहीं होते। आप चाय पी वगैरह पीकर जा सकते हैं, जुल्फ़कार साहब ने इंतहाई गुस्से से कहा। हम आपकी बेटी के नाम 30 मुरब्बा ज़मीन लगवा देंगे, आप बस हाँ कर दें। इसके अलावा जो आप चाहें। अरशद चौधरी ने मूँछों को ताव देते तीखे लहजे में कहा। आप जा सकते हैं चौधरी साहब, हम जायदाद पर बीच चलने वाले लोग नहीं। हमारी बेटी का अगर निकाह ना भी हुआ होता तो अभी हम फिर भी अपनी बेटी की शादी आपके हाँ ना करते हैं। अहमद साहब ने बहुत सबसे कहा। चाय पीकर आती इरम ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा था। जिले वाइट सूट पहने, लंबे बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर नीचे आई जब इरम इसके सामने आई। उसे गुस्से भरी नजरों से देखती तंजिया मुस्कुराई। इतना तैयार होकर घर से जाओगे तो रिश्ते तो आएंगे ना। इरम की बात पर उसने नासमझी से इरम को देखा। मैं समझी नहीं। जिले ने आंखों की पुतलियां सुकेरते पूछा। मतलब ये कि रिश्ता आया था आपका। इरम ने मुंह बनाते तंजिया कहा और गुस्से से सर झटकती ऊपर चली गई। जिले को हैरान में परेशान छोड़े। मेरा रिश्ता? जिले ने उलझते हुए सोचा। फिर बाहर गार्डन में आई, जहाँ हारून सख्त गुस्से में खड़ा अहमद साहब और जुल्फ़कार साहब से कोई बात कर रहा था। आप लोगों ने मुझे क्यों ना बताया? इसी वक्त अक्ल ठिकाने लगा देता उन लोगों की, जाहिल लोग। हारून सख्त गुस्से से बोल रहा था जब जिले को आते देख चुप हुआ। क्या हुआ है? जिले ने उसके सुर्ख चेहरे को देखते पूछा। कुछ नहीं, तुम बैठो गाड़ी में, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। हारून ने गहरा सांस लेते हुए जिले से कहा और फिर बाबा और जुल्फ़कार साहब को आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। जिले और पिछली गाड़ी में बैठी, वो दोनों मरी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। हारून ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे देखा। जिले, यू लुक ब्यूटीफुल। हारून ने हल्की सी मुस्कान से उसकी तारीफ की। जवाबन वो होंठ पीछे उसे देखती रही, जो ब्लैक वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए बहुत हैंडसम लग रहा था। जिले ने उसे देखकर अपना गुस्सा कम किया और फिर बाहर के नज़ारों की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या? नादिया बेगम ने ऊपर हाथ रखकर जरी को देखा, जिसने आज उन्हें साफ साफ सब कुछ बता दिया था। जरी, क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना अपने घर वालों को? हाँ। नादिया ने उसे गंदों से पकड़कर जोर से झंझोड़ते पूछा। मामा, आप प्लीज़ बाबा को बता देना। जरवा के अभी अल्फाज मुंह में ही थे जब ये अल्फाज मुंह में ही थे जब नादिया का सुनसनाता हुआ थप्पड़ उसके गाल की जीनत बना। जरवा ने गाल पर हाथ रखते आंसुओं से लबरेज आंखों से नादिया को दुख से देखा। बस एक और लफ्ज़ मुंह से मत निकालना। एक बार तो मैं अपना घर खुद बर्बाद कर बैठी हूँ। क्या चाहती हो अब तुम्हारी वजह से उजड़ कर बैठ जाऊँ? जरी ने लड़स कर नादिया को देखा। इसे कहो तुम्हें आज़ाद करे, सुलझे से बंधन से जिसका कोई सर पैर नहीं। नादिया के सपाट आवाज़ पर साकित हुई। मैं नहीं कहूँगी, मुझे मोहब्बत है उससे। बस जरी, यहीं पर सीलो अपने लब। अपना सुनो तुम्हारे ये लफ्ज़ तुम्हारे मुँह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ सुबह और इस बंधन से आज़ाद होकर आओ। नादिया गुस्से से कहते चली गई, जबकि वो ज़मीन पर गिर सी गई बेजान होकर। मैं नहीं कहूँगी उससे, आहिस्ता आहिस्ता बोलती हुई हाथों में मुँह ढांपे रोई गई। आसमान ने सपाट से तासरात से ख्वाब से जागा। ये ख्वाब कुछ अच्छा नहीं था जरवा के हवाले से। वो आधे घंटे में जरवा की दीवार फलांगता नीचे था। धीमे कदमों से चलता उसके रूम में आ गया। तभी जरवा वॉशरूम से मुंह पोंछती बाहर आई, उसे देखकर रुकी। आप फिर आ गए? जरवा ने धीमे लहजे में पूछा। तुम परेशान होगी तो मुझे कैसे नींद आएगी माय हार्ट? वो कहता उसे अपने सीने में छुपा चुका था। जरवा, जो कब से किसी कंधे की तलाश में थी, अजमार का सहारा मिलते ही रो पड़ी। डोंट क्राई। वो उसके सर पर होंठ रखता मोहब्बत से बोला। जरवा ने और ज़ोर से अपनी बाहों का हिसार उसके गिर्द मजबूती से बांधा। तो मुझे कभी मत छोड़ना। जरवा आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। कभी नहीं, मरकर भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, बस आप रिलैक्स रहें। तभी दरवाज़ा खुला। नादिया बेगम को देखकर असमार के चेहरे पर सर तासरात छाया, जबकि जरवा करंट खाकर उससे दूर हुई थी। जरवा ने परेशानी से नादिया को देखा और फिर शर्म से सर झुका लिया। क्या वो क्या कर सकती थी भला? नादिया, जो उसके लिए दूध लाई थी, हैरत से दोनों को देखती परेशान सूरत लिए खड़ी थी। तुम यहाँ जरवा के कमरे में क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरह की औशी हरकतें करते? नादिया ने दूध का गिलास मेज़ पर पटकते असमार से सख्त गुस्से से कहा। दरवाज़ा वो बंद कर चुकी थी। कैसी शर्म? अपनी बीवी के कमरे में आने में कैसी शर्म माय डियर सासू माँ? हाँ। असमार ने पॉकेट में हाथ डालते लापरवाही से पूछा। तुम अभी कभी यहाँ से चले जाओ, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नादिया ने सख्त दोनों से घूरते हुए कहा। नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊँगा, दैट्स इट।
असमान ने सर्द मुस्कुराहट से कहा, जो नादिया को आग लगा गया। जरवा ने भी सर उठाकर चौंक कर उसे देखा। ये क्या बकवास है? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं? नादिया ने गुस्से से उससे बात की। असमान फिर मुस्कुराया। तो डेढ़ सासू मॉम, मैंने आपसे जो बदतमीजी की है बता दे, ताकि मुझे तो पता चले मैंने क्या गुस्ताखी की है अपनी सास की शान में। मैंने तो बस यही कहा है अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा, दैट्स इट। क्यों जरवा? असमार ने सर्द मगर मुस्कुराते लहजे में शाने झुकाते हुए कहा। जरवा, इसे कहो भी कभी यहाँ से चला जाए, वरना मैं इदरीस साहब को बुला लाऊंगी। नादिया ने सख्त तेज से जरवा की तरफ रुख करते हुए कहा। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? मैं आज मिलने ही अपने इन लॉज से आया था। प्लीज़ आप इन्हें बुलाएं ताकि बैठकर कुछ फाइनल बातचीत हो सके। आसमान जरवा के बेड पर बैठते अपने मकसूद ठीठपन से कहा। जरवा ने कुछ नहीं कहा, शायद वो थक गई थी सच्चाई को दबाते दबाते। सर झुकाए हाथों में की उंगलियां मरोड़ती हुई सख्त परेशान थी, जो असमार को हरगिज़ गवारा ना था। आप क्यों परेशान होती है माय हार्ट? मैं अपनी ज़िंदगी में आपको परेशान होते नहीं देखना चाहता मिसिस। असमार उठकर उसके पास आते धीमे लहजे में कहा। जरवा ने धुंधलाई हुई नज़रों से अपने निजाते दहीनता इंसान को देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे ढीठ इंसान? नादिया ने अपनी दफ़ा जरवा को पीछे करते दरवाजे का राह दिखाते उस दुष्टि से कहा। क्यों हमारा तमाशा बनाने पर तुले हो? नादिया ने झुंझलाए अंदाज में कहा। आप ही कुछ खुदा का खौफ कर लें कि एक निकाह शुदा लड़की का निकाह करने चली हैं। सब कुछ जानते बूझते भी असमार के सख्त लहजे पर भुन बनाई। मैं तुम्हें इससे ला करके इसका निकाह करवाऊंगी मलिक मंसूर से। तुम जैसे कातिल से तुम अपनी बेटी बहाने से रही, और ना ही ऐसा कुछ होगा, समझी तुम। अब जितनी सैर शराफत से वहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। नादिया ने गुस्से से धीमी आवाज़ में कहा। सलमान ने अपनी दफ़ा संजीदगी से नादिया को देखा। मामा प्लीज़, आप कभी तो मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला कर दें, कभी तो अपनी छोटी बेटी पर तवज्जो दें कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। आपने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया, आपने मुझे आर्ट नहीं सीखने दिया। मैं चुप रही। आपने कहा ये कॉलेज बेस्ट है, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा ये पहनो, ये खाना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, मैं करती रही। मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती मम्मा। आपके 2 बच्चे नहीं, आपके 3 बच्चे हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे भी याद रखा करें। मैं इंसान हूँ, कोई डमी नहीं जो सिर्फ आप सबके इशारे पर अपनी सारी ज़िंदगी नाचती रहूँ। ज़रवा जब बोलने पे आई तो फिर बोलती ही चली गई रोते हुए। आज नादिया बेगम को उनकी गफलत याद करवा गई थी। नादिया ने मुँह पर हाथ रखकर ज़रवा को देखा, जो मुँह पर दोनों हाथ रख के हिचकियाँ लेती रो रही थी। असमार की आंखें सुर्ख हो चुकी थी जब से। सासू माँ, अगर आपकी जगह कोई और होता मेरी बीवी को रुलाने वाला, तो कसम खाता अब तक वो ज़मीन के अंदर होता, ना कि बाहर। मेरी बीवी को परेशान करना छोड़ दें। मैं चाहूँ तो अभी से यहाँ ले जाऊँ, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी और ज़रवा की इज्जत के लिए चुप हूँ, वरना कौन है मुझे जो रोक सके ज़रवा को ले जाने से। उसने लड़ती हुई जरी को खुद में भींचते सर्द लहजे में नादिया से कहा। ख्याल रखिएगा, अब चलता हूँ। असमार कहता हुआ बिना ज़रवा को देखे अपने मखसूस चाल से चलता दरवाज़ा पार कर गया। नादिया ने आंसू लिए अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखा, जिसके साथ वाकई बहुत ज्यादती कर गई थी। ज़रवा भागती उनके सीने से लगी। मामा मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं करना चाहती थी, ये बात मुँह से निकल गई। मुझे माफ़ कर दें मामा, लेकिन मैं इस इंसान पर सब्र नहीं कर सकती। मामा रूम में बस गया है वो मेरे, उससे दूर होकर मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। मामा कुछ करें, बना दे मुझे इस इंसान का। मामा नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ? कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई मामा। उनके सीने पर सड़कें बुड़बुड़ाती हुई उन्हें बहुत कुछ पावर करा चुकी थी। नादिया ने आंसू साफ करके उसे नंगे सर पर होंठ रखे कि वो अपनी बेटी को बिखरा हुआ नहीं देख सकती थी। उफ, ये लड़का जब भी हमारे घर आता है नाक में दम कर देता है, इडियट कहीं का। नवाल ने जैनी के पास बैठते झुंझलाए अंदाज में कहा। अब क्या कर दिया मुझे इस बेचारे ने? जैनी ने नूडल्स खाते साइब्रो चखाते पूछा। उफ यार, क्या बताऊँ मैं, आज कॉलेज में भी उसने मेरा तमाशा लगा कर रख दिया। घर में आता है तो नाक में दम कर देता है। अब मेरे कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया इस लंगूर ने। नवाल सख्त तंग थी उससे। क्या है इस बेचारे ने? हाँ, जैनी ने अपनी हंसी दबाते पूछा। यार आज कॉलेज में मेरी सब फ्रेंड्स को बता रहा था मैं कि नवाल यानी मैं उसे बहुत पसंद करती थी। उसके हाथ तक काट लिया था मेरे लिए, और फिर से तरस आ गया मेरी मोहब्बत पर, लेकिन अब मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए इससे इतना बोलती नहीं हूँ। नवाल ने उसके मुंह से कही बातें जैनी को बताते दांत पिसे। उफ यार, मुइज़ भी अपने नाम का एक अलग ही इंसान है, खूब तंग करता है तुम्हें, इसलिए कहती हूँ कि कर लो उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट। जैनी ने नूडल्स का चम्मच मुंह में डालते उसे मशवरा दिया। तुम तो चुप ही रहो, नवाल ने मुँह चढ़ाते गुस्से से कहते उसके हाथों से प्लेट छीनी। बस कर दो, कितना खाओगे, किसी और को भी कुछ खा लेने का मौका दे दिया करो। नवाल मुँह बनाते कहती प्लेट लेकर भागी। हाँ, जैनी सदमे से उसके पीछे भागी थी। पीर शाहजी आप? अहमद साहब ने उन्हें इतने सालों बाद अपने घर में देखकर हैरत और आजिज़ी से कहा। शाहजी मुस्कुराए। वो एक नूरानी शक्ल वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के लगभग थी। उनके चेहरे से ही नूरानियत छिलकती थी, माथे पे मेहराब का निशान था। आए ना पीर शाहजी, हम कहाँ बिठाएं आपको, समझ नहीं आ रही मुझे। अहमद साहब ने निहायत ताज़गी और एहतराम से नजरें झुकाते कहा। हम कहीं भी बैठ जाएंगे, पहले हमें हमारे प्यारे का दीदार तो करवाएं। अहमद साहब उनकी बात पर पेशान हुए। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले भी उनके गिर जमा हो गए थे, और अब अकीदतमंदी से उन्हें देखते परेशान से थे कि उन्हें खाना खाओगी? यहाँ का खाना तो बेस्ट है, मैं जब भी आता हूँ यहीं से खा कर जाता हूँ। हारून ने ज़िले से कहा, जो कानों में हैंडफ्री लगाए उसे ही देख रही थी। भूख तो बहुत लगी है मुझे, कहीं से भी कुछ खिलाओगे तो मैं खा लूँगी, बस भूख मिट जाए मेरी। ज़िले ने पेट पर हाथ रखते हुए बुजुर्ग को कहा। हारून ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वो बहुत प्यारी सी शक्ल से उसे देखती अपना दीवाना बना गई। हारून ने हल्की सी मुस्कान से गाड़ी पार्किंग में पार्क की।
दोनों आमने सामने बैठे अब खाने से भरपूर साफ कर रहे थे। जब थोड़ी दूर अपने आदमियों के साथ बैठा, चौधरी मुनीब गुस्से और नागवारी से होंठ पीछे दोनों को आपस में हंसते खाना खाते देख रहा था। उसके रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं किया था जुल्फ़िकार खान ने। मुनीब ने जूस पीते हुए सोचा, ये लड़की सिर्फ मेरी है हारून अहमद। चौधरी मुनीब ने जूस का ग्लास टेबल पर रखकर गुस्से से बुड़बुड़ाया। अब तो पेट फुल है ना? हारून ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ, अब तो फुल है, शुक्र है सुकून मिला, वरना भूख के मारे तो मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था। हालिद ने होंठ लटकाकर अपनी कंडीशन बयान की। हारून की आंखों में बहुत नरम सा तासुर था उसके लिए। जिले चाय पीते इधर देख रही थी जब 3-4 टेबल छोड़कर बैठे मुनीब पर उसकी नज़र पड़ी। हारून, ये वही है ना जिनके घर हम रात रुके थे? जिले ने चाय का कप नीचे रखते हुए हारून से तस्दीक चाहिए। हारून ने चौंक कर उसकी नज़रों का ताक़ुब किया, फिर उसके कानों में आवाज़ गूंजी। बेटा, चौधरी अशरफ अपने बेटे मुनीब का रिश्ता लेकर आया था। हारून ने मुठ्ठियाँ भींचते चौधरी मुनीब को देखा, जो हाथ की मुट्ठी बनाए थोड़ी पर रखे जिले को देखता हारून का खून जला गया। हारून एकदम अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और फिर जिले को हैरान और परेशान छोड़े मुनीब चौधरी का गिरेबान पकड़ चुका था वो। मुनीब भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम मेरी बीवी पर नज़र रखो, उसके लिए रिश्ता भेजो? तुम्हारी ये जुर्रत बगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं है किसी शादीशुदा लड़की पर नज़र रखते? हारून ने उसे देखते हुए गिरेबान से पकड़कर झटका देते सख्त तैश से पूछा। जिले भी करीब आ चुकी थी उनके। हारून की बात सुनकर रुकी। चौधरी मुनीब तंजिया मुस्कुराया। उसके आदमियों ने हारून को घेरा। हारून साहब, जो लड़की मुनीब को पसंद आ जाए वो सिर्फ चौधरी मुनीब की होती है, समझे तुम? और जहाँ तक शादी का सवाल है तो शादी कहाँ हुई है, बस निकाह ही हुआ है जो टूट भी सकता है। हारून ने से मारने के लिए मौका ताना ही था जब जिले ने आगे बढ़कर उसके गाल पर खींच कर थप्पड़ मारा। चौधरी मुनीब समेत सब लोगों ने चौंक कर उस लड़की को देखा जो सख्त गुस्से में थी। हारून ने मुस्कुराकर अपनी शेरनी को देखा और फिर मुनीब को जो मुस्कुराया था। जुलेखा बीबी, आप जान से भी मारें तो इस दिल को कोई गम नहीं होगा, मुनीब ने हल्की से मुस्कुराने से उसे देखकर कहा। इस बार हारून की बर्दाश्त से दूर की बात थी। हारून उसका सर पकड़कर जोर से पास में मौजूद दरख्त पर मारा। मुनीब ने भी तेज से उसे जोर से धक्का दिया। अब वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मुनीब के आदमी भी हारून पर पल पड़े। हारून अब फिर भी इसे अच्छा खासा पीट चुका था। जिले पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही थी। अब आसपास बैठे लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। हारून अभी भी काबू में नहीं आ रहा था। कहाँ वो दोनों भाई माहिर फाइटर और कहाँ वो मुनीब जो सिर्फ पैसे के दम पर ही शेर बनता था। तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले? हाँ, तुम जैसे को तो मैं जूते की नोक पर रखती हूँ, जिले ने उस क्लीन शेव वाले को गुस्से से देखते कहा। मुनीब एक खुश शक्ल नौजवान था जो हर बुरे काम में मुलव्विस था। जिले की बात पर मुस्कुराया। चलो हारून, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। जिले ने हारून को उसकी तरफ बढ़ते देखकर कहते हुए खींचा। वो हारून को ज़बरदस्ती खींच कर ले गई थी। उसका क्या करना है छोटे साहब? उसके एक खादिम ने पूछा। इसका जो करना होगा वो मैं करूँगा। उसने चौधरी मुनीब से पंगा लिया है, मैं इसे सस्ते में तो छोड़ूंगा नहीं। चौधरी मुनीब ने नाक से बहते खून को उंगली पर लेते तेज से कहा। तुम यहाँ? प्रोफेसर जो छुट्टी के बाद अपने ऑफिस में थे उसे रूम में आते देखकर अपनी जगह से खड़े हुए। ऑफकोर्स मैं, मेरे प्यारे प्रोफेसर जी, सोचा आपसे कुछ हाल वगैरह पूछ लूँ। असमार ने सामने चेयर पर बैठते हुए लापरवाही से लेकिन सर्द लहजे में कहा। देखो असमार, इस रूम में कैमरे लगे हैं, कुछ होशियारी करने की कोशिश मत करना। प्रोफेसर ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते डरते हुए लहजे में कहा। उफ, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपका नाक मुँह थोड़ी ना मैं तोड़ूंगा, बल्कि। असमार ने उंगली पर पिस्टल घुमाते अपनी बात अधूरी छोड़ी, जो प्रोफेसर के छक्के छुड़ा गया। तो तुम क्या करना चाहते हो? देखो असमार, मैंने जो किया वो कॉलेज के मुस्तकबिल के लिए किया। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली मलिक मंसूर से। वाह, नाम तो आपको भूला नहीं, कैसे फरफर नाम लिया था मलिक मंसूर का। असमार ने सरसी मुस्कान से प्रोफेसर को देखते हुए कहा। प्रोफेसर बौखला कर रह गया। ओके, तुम कल से नहीं आ सकते हो, लेकिन नो फाइट, तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए। प्रोफेसर ने रुमाल से पसीना साफ करते हुए जल्दी से कहा। उफ, काश आप मुझे आज से 2 महीने पहले निकाल देते तो शायद मैं खुश होता, लेकिन अब मसला ये है कि मेरी बीवी है यहाँ। और दूसरा, जो आपने कहा था कि नो फाइट, तो सॉरी, ये बात मैं आपकी मान नहीं सकता। असमार ने नाक चढ़ाकर कहा। मानते पता नहीं तुम कौन सी हो? प्रोफेसर ने दांत पीसते हुए सोचा। वो एक डरपोक से इंसान थे जो असमार की पिस्टल दिखाने पर बहुत बार उसकी नाजायज़ मान चुके थे। चलता हूँ डेयर, अपना ख्याल रखिएगा। आजकल हालात कुछ ठीक नहीं ना? असमार कहकर संजीदगी से चला गया। पीछे प्रोफेसर दांत पीसता परेशान सा बैठा था। ज़रवा आज यूनियन नहीं आई थी, असमार को एनी ने बताया। असमार प्रोफेसर से मिलकर जा चुका था। वो ज़रवा के लाउंज में बैठा था। दादी कब से उसे घूर रही थी, जो टांग पर टांग रखे क्रूस स्टाइल में बैठा इर्द गिर्द देख रहा था। बेटा, क्या शादी हो गई है तुम्हारी? फरजाना बेगम ने थोड़ी पर उंगली रखते सोने से मुंडे से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 माह से शादीशुदा हूँ, असमार ने लापरवाही से कहा। दादी ने मुँह सोरा। वो तो थोड़ी ही देर में इसे अपनी पोती के लिए सोच चुकी थी। ज़रवा से क्या काम है? दादी ने उसे खोजते हुए अंदाज से पूछा। वो मुस्कुराया। जुल्फ़कार चाचू ने उसके लिए मेडिसिन भेजी है, असमार ने उसे सामने आते देखकर कहा और फिर खड़ा हुआ।
वो सादे से ग्रीन सूट में उलझे बालों सूजी आंखों से उसे गहरे गम में मुब्तला कर गई। ज़रवा ने परेशानी से उसे देखा, जो रफ से वाइट शर्ट जिसके बाजू हाफ स्लीव्स थे, नीचे तंग जीन्स पहने अपने ब्राउन बिखरे बालों से उसके दिल में घुसा था। वो जब जब वो उसे देखती तब तब उसका दिल में घुसता था। ज़रवा, ये लो, चाचू ने आपके लिए मेडिसिन भेजी है। असमान ने उसके करीब आते हुए वाइट लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ग्रीन आइस में अब सिर्फ ज़रवा ही थी। उसे हर हाल में दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती थी। जिससे आपको प्यार हो वो आपको सारे जहां से प्यारा लगता है, तो ज़रवा तो फिर उसका इश्क थी। और चाचू ने आप कहा है आपको साथ ले आओ, आपका तफसीली चेकअप कराना है। वो बस उसे देखने आया था, लेकिन अब परेशान देखकर अपना इरादा बदल चुका था। वो अब उसे अपने फ्लैट लेकर जाना चाहता था। अरे ये नहीं जा सकते, आज इसके ससुराल वालों ने आना है। फरजाना बेगम ने जल्दी से मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तो फिर मैं भी यहीं रुकता हूँ, उनसे मिलकर ही जाऊँगा। असमान ने सोफे पर वापस बैठते अटल लहजे में कहा। ज़रवा ने परेशानी और हैरत से उसे देखा, जो दादी की तरफ देख रहा था। वो खुद भी हैरत से उस नौजवान को देख रही थी कि अजीब लड़का है ये। दादी ने पान मुंह में रखते दिल ही दिल में कहा। ज़रवा ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया, लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। वो सामने से आते इदरीस साहब की तरफ देख रहा था। कैसे हो तुम अजमार साहब? इदरीस साहब ने उसे देखते तंजिया लहजे में पूछा। अल्लाह का शुक्र है इदरीस साहब, आप सुनाएं? अजमार ने भी तंजिया लबो लहजे में पूछा। हम पर भी अल्लाह की रहमत है। तुम्हें आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? इदरीस साहब ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए तबस्सुखाना लबो लहजे में उससे पूछा। वो मुस्कुराया। मैंने सोचा अपनी चच्ची और उनकी बेटी से मिल लूँ, और ज़रवा के होने वाले ससुराल वालों से भी। क्या पता कैसे लोग हों जो आपने हमारी ज़रवा के लिए पसंद किए हैं। असमार ने भुएं इकट्ठी करके सर्द लहजे में कहा। इदरीस साहब ने इस बदलिहाज को घूरा। तुम होते कौन हो? ज़रवा हमारी बेटी है, तो यकीनन फैसला भी हम ही करेंगे उसके लिए, और बेहतर ही करेंगे। इदरीस साहब ने ज़रवा के हाथ से पानी का गिलास लेते तीखेपन से कहा। ज़रवा ने उसे नज़रों से खामोश रहने का कहा तो मुस्कुराया। अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। चाचू कॉलिंग, असमार ने कहते कॉल पे की। क्या? असमार सुनता हम 3 जगह से खड़ा हुआ। ज़रवा ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे के नकूश सपाट अब नॉर्मल हो चुके थे और चेहरे पे एक रोशनी सी फूट पड़ी थी। आई एम कमिंग, उसने कहते ही फ़ोन बंद करके ज़रवा को देखा, जो हैरानी से देख रही थी कि आखिर क्या बात है जो इस तरह बिहेव कर रहा है। ज़रवा, आप मेरे साथ चलोगी? कर असमार ने उससे आज से पूछा। ज़रवा ने परेशानी से उसे देखे रईस साहब और फरजाना बेगम को देखा, वो जो गुस्से से असमार को देख रहे थे। भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? उसके ससुराल वाले आते होंगे, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते कहा। ज़रवा का जर ज्यादा मुरझाया। ज़रवा, आप चेंज करके आओ, आपकी इरम मम्मा की तबीयत ख़राब है। असमार ने पॉकेट में हाथ डालते लापरवाही से कहा। ज़रवा परेशान हुई। जाओ ज़रवा बेटा, आपको जाना चाहिए, नादिया ने चाय लेकर आते हुए कहा। असमार मुस्कुराया। अरे ये कैसे जा सकती है? घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम कह रही हो जाओ ज़रवा बेटा? हद हो गई है। एक तो हम तुम्हारी आम सी शक्ल की लड़की को प्यारे हैं, ऊपर से तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नखरे ख़त्म नहीं होते। वाह भाई, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। फरजाना बेगम ने नाक मुँह चढ़ाते तिनक कर नादिया से कहा। अगर असमार के सर्द तासरात देख लेती तो वो चुप हो जाती। मैं नहीं जाऊँगी असमार, मैं कल मिल लूँगी उनसे। ज़रवा मजबूत लहजे में कहती ऊपर चली गई, बिना उसके तासरात देखे कि अपनी वजह से घर में कोई तमाशा नहीं चाहती थी। असमार ने होंठ भींचकर फरजाना बेगम को देखा। दादी जी, लोगों को बाहर से देखना छोड़ दें, उनके अंदर की खूबसूरती पहचानिए। आंदा आपने ज़रवा के साथ कोई ज्यादती की तो इसका अंजाम आप सबको भुगतना होगा। आई डोंट लाइक टू रिपीट माई द सेकेंड टाइम। वो सर्द नज़रों से सबको देखता और बाहर की तरफ तेज़ कदमों से चला गया। पीछे इदरीस साहब और फरजाना बेगम को हैरत में डाले। ये रहा तुम्हारा रूम, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर कहीं वॉक पर चलते हैं। हारून ने उसे होटल के रूम की गीस देते हुए कहा। ज़िले की नज़र उसके चेहरे पर थी, जहाँ हल्की हल्की चोटों के और मामूली खराशों के निशान थे। क्या वैसे क्या देखा जा रहा है मुझ मासूम को? हारून ने आईब्रो उचकाते मुस्कुराती आंखों से पूछा। जी नहीं, मैं कोई नहीं तुम्हें देख रही, मैं तो सामने देख रही थी। ज़िले झिमकर कहती जल्दी से रूम में चली गई। पीछे हारून सर हिलाता मुस्कुराता अपने रूम की तरफ बढ़ा। ज़रवा कमरे का दरवाज़ा बंद करती दरवाजे से टिक लगाए होंठों पर उंगलियां रखे बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? उफ, वो नाराज़ हो गया होगा मुझसे। ज़रवा ने परेशानी और दुख से सोचा। फिर जल्दी से खिड़की में आई, जहाँ वो अपनी बाइक स्टार्ट करता उसे दिखाई दिया। धूप में चमकता रोशन चेहरा सिर्फ उसका ही तो था। असमार ने ऊपर देखा, जहाँ ग्रिल पकड़े उसे बेबसी से देख रही थी। असमार ने जवाबों से संजीदगी से देखकर बाइक को हवा में उड़ा था, उसकी नज़रों से दूर हो चुका था। ज़रवा का दिल तो धक से रह गया और वो उसे गुस्से से देख कर गया था। ओह अल्लाह, मैं क्या करूँगी? वो तो नाराज़ हो गई मुझसे। ज़रवा ने नाखून चबाते हुए बेचैनी से सोचा। सामने बेड पर उसका ब्लू ड्रेस पड़ा था, जो उसने आज पहनना था। ज़रवा बेड पर बैठ चुकी थी, सर में दर्द की ठेसें उठने लगी थी। आप यहाँ बैठे पीर शाह जी, आदिल साहब ने अंदर से नई चेयर लाते हुए पीर शाह से कहा। पहले मेरे प्यारे को बुलाएं, उसके बाद ही हम बैठेंगे, उन्होंने बहुत नरम से लहजे में आदिल साहब को देखते हुए कहा, जिससे सब घर वालों के चेहरे पर परेशानी छा गई। वो आ जाता है, पहले आप बैठें तो।
अहमद साहब ने सर झुकाया, आराम से कहा, अदिल तुम संभाल क्यों नहीं सके मेरे प्यारे को? क्या हम इसलिए हमने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी? पीर शाह का लहजे में तो नरमी थी, लेकिन क्योंकि वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए। वो पीर जी, दरअसल बात यह है, हम जानते हैं अदिल तुमने उसे घर से निकाल दिया। अदिल जो भी कुछ कहने वाला था, पीर शाह जी ने बीच में ही टोक दिया। अब उनके लहजे में बहुत संजीदगी सी महसूस की जा सकती थी। पीर शाह जी आप बैठे तो दादी ने पेशानी से उन्हें बैठने को कहा। मेरे प्यारे को निकाल दिया आप लोगों ने, तो क्या आप लोगों को लगता है मैं यहाँ पर बैठूंगा? पीर शाह ने संजीदगी और नरम लहजे में पूछा। मैं उसे फ़ोन करता हूँ, जुल्फ़कार साहब ने जल्दी से मोबाइल निकालते कहा और एक साइड में हो गए। औरतें सब सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए खड़ी थी। पीर शाह जी सामने लगी पेंटिंग को देख रहे थे, जिस पर अल्लाह उसके प्यारे रसूल का नाम लिखा था। उन्होंने एक बार बैठने से इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने कभी नहीं बैठना था। अगर देखा जाता तो अस्मार जिद पर उन्हीं पर गया था। आधे घंटे में वो घर के दरवाजे के पास था, जो ये कहकर गया था कि कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा, लेकिन वो दरवाजे में खड़ा उन्हें देखता भाग कर उनके सीने से लगा। पीर शाह जी के होठों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। वो कई सालों तक किसी गुमनाम गोशे में अल्लाह की इबादत किया करते, अब भी न आते अगर उन्होंने अस्मार को ख्वाब में ना देखा होता तो। एक अस्मार ही तो था जो अल्लाह और रसूल के बाद उनका सब कुछ था। वो जो आंखें बंद किए पीर शाह की गोद में सर रख के बैठा था, पीर शाह उस पर पढ़ पढ़ कर अल्लाह का कलाम फूंक रहे थे। अस्मार ने झट से आंखें खोली। क्या हुआ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? उसे झट से जूते पहनते देख उन्होंने मुलायम से लहजे में पूछा। शाह जी मुझे जाना होगा, मेरा कोई अपना तकलीफ में है, अस्मार ने बेचैनी से कहा। जाओ बेटा, तुम्हारी ज़रूरत होगी उसे, जाओ, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ है। पीर शाह ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। अस्मार उनका हाथ चूमता दौड़ता हुआ कमरे से भागा। वो उन्हें अपने साथ फ्लैट में ले आया था। शाह ने भी कह दिया कि जिस घर में उसके प्यारे के लिए जगह नहीं, वहाँ उनके लिए कैसे हो सकती है। सब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बार जो फैसला कर लेते फिर उससे पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों हाथों में ब्लैक कॉफ़ी के प्लास्टिक के कप पकड़े चलते ही जा रहे थे। इर्द गिर्द खूबसूरत जगह से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस तरह की कॉफ़ी अजी को पसंद है, ब्लैक कड़वी। हारून ने मुस्कुराते उसका जिक्र किया। हाँ, उसी की तरह कड़वी जो हुई, जिले ने शरारती मुस्कान से कहा। मेरा भाई बहुत स्वीट है, बस ऊपर ऊपर से सख्त लगता है, अंदर से बहुत हसास है वो। हारून के लहजे में उसके लिए मखसूस प्यार था, जो जिले महसूस करती मुस्कुराई। मैं भी कभी कभी हैरान होती हूँ तुम्हारी उसके लिए मोहब्बत देखकर, जिले ने कॉफ़ी का सिप लेते देख हुए कहा। तुम मेरे लिए उसकी मोहब्बत देखकर भी हैरान हो गई हो? अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब एक ब्लैक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। जिले और हारून को बिना संभलने का मौका दिया जिले को गाड़ी में खींचना चाहा उन लोगों ने। जिले आधी गाड़ी में चली गई जब हारून ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़कर अंदर जाने से रोका। वो 4 लोग सड़क इस वक्त वीरान थी। 2 आकर पीछे से हारून को काबू करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जिले की कलाई छोड़ दे, और एक उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। जिले भी भरपूर मजामत कर रही थी अपना हाथ छुड़ाने की। हारून ने खींचकर अपना भारी जूते वाला पाँव उस आदमी के पेट पर मारा और पीछे से गर्दन पकड़े आदमी को नाक पे जोर से कोहनी मारी। वो बिलबिलाता पीछे हटा। हारून ने फुर्ती से पॉकेट से छोटा सा पिस्टल निकालकर दोनों की टांगों पर फायर किया, जिससे वो चीखते गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। वो भी जवाबी फायर जरूर करते, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखकर जल्दी से वहाँ से निकल गए। जिले तुम ठीक हो? हारून ने अपनी बाहों में लेते हुए गहरी सांस लेते कहा। जिले ने उसके सीने पर सर रखते हाँ में सिर हिलाया। बता आंखों में बहुत से आंसू तैर रहे थे, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से रोके हुए थे। वो डर गई थी तो एक लड़की ही ना। जरवा ब्लू सूट पहने बिल्कुल तैयार थी। उसे ज़बरदस्ती अदरीस साहब के भाई की बेटी नाइमा ने तैयार किया। जरवा को सख्त बुखार था, लेकिन फिर भी लपसिए सबके दरमियान बैठी थी। मलिक मंसूर अकड़ कर बैठा जरवा को देख रहा था, जो ब्लू अनारकली फ्रॉक पहने, बालों की लंबी सी चुटियाँ आगे डाले, कानों में छोटी छोटी टोकरी वाले झुमके डाले चुप सी बैठी थी। सफ़ेद हीरे की नथ भी कुछ उदास सी थी, उसकी चमक पहले से कुछ मानित थी। मंसूर मेरे बच्चे, अंगूठी तो पहनाओ जरवा को, फरजाना ने मुस्कुराते मंसूर मलिक से कहा। मैं तो तैयार हूँ खाला, अंगूठी भी तो मेरे हाथ में दें पहले, मलिक मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा। जरवा ने जब से आंसू रोके, हाथों को गोद में कहीं गुम करके बैठी थी, लब सख्ती से आपस में बिछे हुए थे। उसने दिलदाई नज़रों से नादिया को देखा, जो खुद परेशान सूरत लिए खड़ी थी। वो एक बेबस औरत थी, उसकी किसने सुननी थी भला? अस्मार, उसने बंद आंखों से उसे पुकारा था। मलिक मंसूर उसका हाथ पकड़े अंगूठी डालने ही वाला था जब उसने झट से मलिक मंसूर के हाथ से उसका हाथ खींचा। मलिक मंसूर समेत सब ने चौंक कर उसे देखा, जिसने नाक चढ़ाकर जरवा का हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया था। मलिक मंसूर भी सोफे से गुस्से से खड़ा हुआ। वो जरवा नींबा होठों से उसे देखते हुए यकीन सी थी। ये क्या तरीका है लड़की किसी का हाथ पकड़ने का? शाइस्ता ने तनक कर उसे पूछा। अस्मार मुस्कुराया, जबकि जरवा सारी दुनिया को बुलाए वसे उसे देख रही थी। होंठ हल्के से नींबा, सब पीछे कहीं रह गया था। उसकी नज़रों में सिर्फ आसमान का रोशन चेहरा था। छोड़ो जरवा का हाथ, मलिक मंसूर गुस्से से नाक के नतले फुलाते हुए कहा। अगर ना छोड़ूं तो? अस्मार ने आईब्रोज काते हुए सर्द लहजे में पूछा। तो मैं तुम्हें यहीं काट दूंगा नासमझ लड़के, मलिक मंसूर ने जेब से पिस्टल निकालकर उस पर तानते दुष्टि से कहा। अस्मार मुस्कुराया। अंकल, आपको क्या लगता है मैं पिस्टल से डरता हूँ?
असमार के तंजिया कहने पर मलिक मंसूर ने पिस्टल के ट्रैगर पर दबाव डाला। बाकी सब मुंह पर हाथ रखे परेशानी से सिचुएशन को देख रहे थे। देखो लड़के, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, इदरीस साहब ने उसे गुस्से से वार्न किया। उफ, क्या लगता है आपको मैं आपके कहने से चला जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। चलो ज़रवा, अपने बाप के घर चलो। उसने ज़रवा का हाथ पकड़ना चाहा। मलिक मंसूर शरत से उसके सामने आया। पिस्टल का मुंह असमार के सीने की तरफ था। आज मैं किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना तुम्हें बताता असमार अदील पर पिस्टल तारने का अंजाम क्या होता है। असमार ने सर्द लहजे में कहा। ज़रवा को कुछ नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है, वो बस उसे देख रही थी, इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफिल होकर। छोड़ दो लड़के हमारी लड़की का हाथ। ना तुम क्या लगते हो इसका, किस हक से इसका हाथ पकड़े खड़े हो? फरजाना बेगम ने गुस्से से उसके हाथ से ज़रवा का हाथ निकालने की कोशिश करते कहा। बेहतर होगा दादी जी आप चुप रहें, और यह हाथ आपको सारी ज़िंदगी मेरे हाथ में ही नजर आएगा, किसी अरे गहरे के हाथ में नहीं। असमार ने नाक चढ़ाकर सर्द लहजे में सबको बाबर कराया। किस हक से कह रहे हो तुम ये सब? हाँ, इदरीस साहब ने तनक कर पूछा। बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं आप सबको। असमार ने कंधे उचकाते सबको तपा दिया। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ असमार साहब, मलिक मंसूर ने कहते बिना संभलने का मौका दिए 2 फायर कर दिए। एक उसके कंधे पर लगा, दूसरा उसके सीने के नीचे। ज़रवा ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी वाइट शर्ट खून से भर गई थी। बिना कोई आवाज़ निकाले घुटनों को बल गिरा वो। ज़रवा का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। ज़रवा के हाथ समेत वो नीचे गिरा। वो सुर्ख नज़रों से ज़रवा को देख रहा था, जो उसके पास ही नीचे गिरी थी। उसके गिरने की वजह से वो भी अपने कद समेत नीचे गिरी। ज़रवा ने उसकी वाइट शर्ट को देखा, जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। वो रो नहीं रही थी, बस सपाट नज़रों से उसकी शर्ट को देख रही थी। बाकी सब मुंह पर हाथ रखे परेशानी से उन दोनों को देख रहे थे। मलिक मंसूर उसे देखते हुए गुस्से से वहाँ से निकल गया। वहाँ से पीछे उसके घर वाले भी चले गए। नादिया ने जल्दी से मोबाइल पकड़कर जुल्फ़कार साहब को फ़ोन किया। असमार ने बंद होती आंखों से अपने हार्ट को देखा, जो रो तो नहीं रही थी, बस उसे देखती जा रही थी बिना पलके झपकाए। इदरीस साहब ने संभलते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन किया। असमार की आंखें अभी भी हल्की हल्की खुली हुई थी। वो बिना चीखे कराए खामोश सा था। आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, ब्लू कपड़ों में बैठी वो ज़रवा की, जिसकी वाइट झुमकियों पर उसके खून के हल्के हल्के छींटे थे। ज़रवा चेहरे से कोई दीवानी तो ही लग रही थी। जब अहमद साहब, अदील साहब, जुल्फ़कार साहब एम्बुलेंस से पहले भागते भागते हैं, वो सब सख्त परेशान थे। वो तो यकीन ही नहीं कर सकते थे कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसकी हालत देखते वो सब उसे हाथों में उठाते हुए ले जा चुके थे। ज़रवा ने अपने हाथ उसके हाथ से छोड़ते देखा। हल्का सा कुछ बुड़बुड़ा रही थी, जिसकी समझ वहाँ किसी इंसान को नहीं आई। नादिया ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा, जो हाथ में लगी इस खून को देखते बिल्कुल खामोश थी। उठो बेटा, रूम में चलो। नादिया ने फरजाना बेगम की खोजती नज़रों से उसे फ़ौरन दूर ले जाना चाहा। वो ठाकुर से कमरे में ले गई। फरजाना बेगम की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। नादिया उसे ज़बरदस्ती खींचती हुई ले गई। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है इदरीस, दाल में कुछ काला है, वरना ये लड़की ऐसा रद्दीमल ना देती। फरजाना ने इदरीस साहब से कहा, जो परेशानी से सर पर हाथ रखे बैठे थे कि पता नहीं क्या होगा। इदरीस साहब ने बेध्यानी में फरजाना की बात सुनी थी। उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था। खून बहुत ज़्यादा हो चुका था। हारून 1 ही घंटे में पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद था। तब से ही उसने अहमद का जीना हराम कर रखा था कि हर कीमत पर मलिक मंसूर चाहिए तो बस चाहिए। डॉक्टर ने उसकी बहुत सीरियस कंडीशन बताई थी। अदिल साहब का समेत सब काफ़ी परेशान थे। छोटे बड़े सब अस्पताल के बेंचेस पर बैठे थे, उसके लिए दुआ कर रहे थे। मुबीन बेगम की तो आंखें ही नहीं सूख पा रही थी। अदिल साहब ने उसे ग्लास डोर से देखा। वो साकित खामोश सा लेटा उनको साकित कर गया। वो लाख उसे डांटते मारते, लेकिन था तो उनका बेटा ही ना, जो उन्हें खुद से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो उसे देखते बाहर चले गए। उनकी उसकी हालत अब देखी नहीं जा रही थी। ज़रवा बेड पर बैठी हाथ को आंखों पर के सामने रखी चुप सी थी, जैसे कहने और सुनने को वो काबिल ही ना रही हो। उसे कोई अगर देखता तो यही गुमान करता कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई साकित सी मूरत हो। रात के 11 बज गए थे। ठा ठा ये आवाज़ उसके कानों में मौत बनकर गूंजी। असमार वो कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? नहीं, मेरा अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो बुड़बुड़ाती नंगे पैर बाहर की तरफ भागी। गेट पर गार्ड नहीं था। वो भारी कुंडी खोलते बाहर की तरफ भागती जा रही थी। इर्द गिर्द गहरे सन्नाटे का रास्ता। माल रोड की सड़क पर आ चुकी थी। भागती भागती वो ठोकर खाकर मुँह के बल नीचे गिरी। चोट का एहसास उसे खाक होना था। जो जख्म दिल पर लग चुका था, इससे बड़ा जख्म भी कोई हो सकता था भला? उसी सड़क पर बैठी रोती उसे पुकार रही थी। अंधेरा बहुत गहरा था। ब्लैक शीशे वाली चादर सर से उतरकर कंधों पर पड़ी हुई थी। वो हिचकियों से रोती उसे पुकार रही थी, लेकिन उसके आंसुओं पर तड़पने वाला तो कहीं नहीं था। पाँव का नाखून उखड़ चुका था, जिससे हल्का हल्का खून भी रस रहा था, लेकिन बस हाथ सामने किए, जिस पर असमार का खून अब तक सूख चुका था, वो होंठों पर रखे बिलक रही थी। जब वो चौंकी, किसी ने उसके सर पर हाथ रखा, वैसे ही जैसे असमार रखता था उसके सर पर। ज़रवा ने ऊपर देखा, जहाँ वो झुककर उसके सर पर हाथ रख के खड़े थे। बेटा खड़ी हो जाओ, शाबाश। उन्होंने नरम से लहजे में कहकर उसे पकड़ कर खड़ा किया। ज़रवा उन्हें देखते किसी ट्रांस की कैफियत में खड़ी हुई। बेटा इस वक्त
तना वीरान जगह पर बैठना ठीक नहीं, आपके लिए आए और चले, हम आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने मिठास खुले लहजे में मुझसे कहा, जिसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। रोने से मसले हल नहीं होते, पीछे अल्लाह से दुआ करें, वही मुश्किलें टालने वाला है। उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया। मैं कैसे चुप करूँ, मेरी नज़रों से दूर तकलीफ में है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसने भराई आवाज़ में उनके नूरानी चेहरे को देखते हुए कहा, बेटा सुबह चली जाएगा, अभी आप घर जाएं, वो कल तक बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने यकीन से कहते उस मासूम चेहरे को देखा। आप सच कह रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा ना? ज़रवा ने बेयकीनी से पूछा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। बच्चे चले मेरे साथ, मुझे रास्ता बताएं, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। वो कहते हुए चले गए। वो भी आंसू पोंछती उनके पीछे बोली, अच्छी बच्चियाँ रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलती। उन्होंने उसे गेट के पास छोड़ते कहा और अल्लाह का विर्द करते चले गए। ज़रवा उन्हें देखती ही रही, फिर कदम घसीटती अंदर आई। लाउंज बिल्कुल खाली था। अपने कमरे में आई, वजू करके चाय नमाज बिछाकर बैठ गई। वो कोई दुआ तो नहीं मांग रही थी, बस चुप सी बैठी थी। ख्यालों में असमात था, जिसकी वाइट शर्ट खून से रंगी उसकी नजरों से हट ही ना रही थी। हारून कॉरिडोर में टहलता हुआ सख्त परेशान था। मलिक मंसूर का अब तक कुछ पता ना चल सका, शायद वो कहीं रोपोश हो गया था। पीर शाहजी भी आए थे अस्पताल उसे देखने। काफ़ी देर उसके सर पर हाथ रख के कुछ पढ़ते रहते, फिर बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप जैसे आए थे वैसे चले गए। हारून ने आंखों में आई नमी उंगली से साफ की, फिर उसे देखा जिसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा वैसा ही था जैसे पहले था। ग्रीन आंखें बंद थी आज, जिनमें हमेशा एक सर्द तासुर रहता। बाकी सब कुछ ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया, यहाँ सिर्फ वो और ज़िले ही थे। ज़िले अभी अपने कैबिन में गई थी। हारून की सुर्ख आंखें उसकी रोने की चुगली खा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अपनी मखसूस नज़रों से उसे देखकर फिर नाक चढ़ाए, लेकिन हाँ, वो सिर्फ गहरी सांसें ही ले सका था। ज़िले कैंटीन से चाय लेकर आती हुई वहीं ठिठक कर रुकी। सामने ही बड़ी सफ़ेद ब्लैक कढ़ाई वाली चादर ओढ़े वो धीमे धीमे कदमों से चलती आ रही थी। सता हुआ जर्द चेहरा, सुर्ख सूजी हुई आंखें, वो ज़िले को बहुत परेशान कर गई। सुबह के 5 बज रहे थे। ज़िले ने चाय के छोटे ग्लास वहीं पास पड़े कैंसोल पर रखे और तेज़ कदमों से उसके पास आई। ज़रवा क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों लग रही है? बताओ मुझे, इस तरह इस वक्त यहाँ कैसे? ज़िले ने उसके कंधे को छूते हुए परेशानी से पूछा। ज़रवा उसे देखती और जब्त नहीं कर सकी। उसके गले लगी बेआवाज़ आंसू बहाती ज़िले को टिटका गई। उसकी प्यारी बहन मुश्किल में थी और अनजान थी। ज़िले ने दुख से उसके हिलते वजूद को देखा। ज़रवा मेरी तरफ देखो, क्या तुम असमार को पसंद करती हो? ज़िले की बात पर ज़रवा के हिलते वजूद को साकत कर गई। आपी, ज़रवा बस यही कह सकी। ज़रवा माना मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा एक आईना है जो सब राज बता देता है। ज़िले की आवाज़ पर फिर किसी मासूम बच्चे की तरह उसके गले लगी। आपी, मुझे बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस ज़िंदगी में वो चाहिए। ज़िले साकित हुई इसकी दीवानगी देखकर। वो घर में असमार और ज़ैनी के चलते रिश्ते से आगाह थी। ज़िले ने गहरा सांस लेते अपनी मासूम बहन को देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई कि अगर असमार उसकी बहन की पसंद था तो वो ज़री के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। ज़िले ने उसके माथे पर होंठ रखते सोचा, आप मुझे उसका चेहरा दिखा दो प्लीज़, अभी एक बार दिखा दें। ज़रवा ने उसके हाथ थामे बेबसी से इल्तिजा की। आओ मेरे साथ। ज़िले ने उसका हाथ थामे कहा और उसे आईसीयू रूम में ले आई, जहाँ हारून स्टेथोस्कोप से उसका तफसीली चेकअप कर रहा था। जब उसकी नज़र ज़रवा और ज़िले पर पड़ी, आओ ज़री, रुक क्यों गई हो? आ जाओ बच्चे। हारून की शफकत भरे लहजे पर वो कदम घसीटती उसके पास आई। असमार को बिल्कुल भी नहीं देख सकी। उसकी नज़रें फर्श पर थीं, जैसे वो हारून का सामना ना कर पा रही हो। ज़रवा, असमार ठीक है, अब 2-3 घंटों में उसे होश आ जाएगा। हारून ने मुस्कुराती आंखों से उसे तसल्ली दी। ज़रवा ने चौंक कर उसे देखा, फिर चेहरे पर एक अनोखी सी चमक आई। वो अनजाने में ही ज़री को एक नई जिंदगी दे गया। आओ ज़िले, हम चलें, चाय पी कर आएं, सर में दर्द होने लग गया। हारून कहते ही बाहर की तरफ चला गया। पीछे ज़िले भी गई कि ज़री को अकेला छोड़ना चाहते थे। उनके जाने के बाद उसने आहिस्ता से नज़र उठाई, फिर उसके चेहरे पर जम गई। खूबसूरत पिंक होंठ, पीछे वो आंखें बंद किए लेटा था। पसली पर भी पट्टी थी और कंधे पर भी बैंडेज थी। ज़रवा की आंखों से लगातार कई आंसू बेमौल गिरकर ज़मीन में गुम होते जा रहे थे। उफ़, ये मुझे क्या होता जा रहा है? ये इंसान क्यों मुझे खुद से प्यारा होता जा रहा है? ज़रवा ने ड्रिप लगे उसकी हरी सांसों वाले हाथ को आहिस्ता से छूते खुद से बुड़बुड़ाई। ज़रवा का आंसू उसकी उंगली पर गिरा था जब वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। ज़रवा ने चौंक कर उसके लबों की हरकत देखी। ज़रवा, वो फिर से बुड़बुड़ाया। ज़रवा ने हैरानी से होंठों पर हाथ रखा। असमार ने आहिस्ता से ग्रीन आंखें खोली। ज़रवा के चेहरे पर शफक फूट पड़ी थी। उसे आंखें खोलते देख मुंह पर हाथ रखे बेकिनी से उसे देखती बेसाख्ता हंसी थी। ज़रवा, आप रोई क्यों है? उसने आहिस्ता से उंगली से उसके नाखून को छूते हुए धीमे से पूछा। मैं रोऊंगी, ज़रवा ने रोते हुए हिचकी लेकर ज़िद्दी लहजे में कहा। असमार के कटावदार होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी। मेरी ज़िंदगी में कभी मत रोना ज़रवा, मुझे कोई चीज़ इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी तुम्हारे आंसू गिरने से मुझे तकलीफ़ होती है। फिर क्यों बेड पर पड़े हैं? अगर आप चाहते हैं मैं ना रहूं तो आप ठीक हो जाए। मैं नहीं देख सकती आपको बेड पर। ज़रवा ने उंगलियों से आंसू साफ करते भराए हुए लहजे में कहा। बस तुम्हारी कहने की देर थी, वो आहिस्ता से बोला। तुम्हारी लौंग कहाँ है ज़रवा? असमार की नज़र उसकी खाली नाक पर पड़ी, इसलिए उसने परेशानी से पूछा था।
पता नहीं, मैंने देखा नहीं। ज़रवा ने नाक पर हाथ रखते हैरानी से उससे कहा। उफ, ज़रवा अपने से जुड़ी चीज़ों का ख्याल रखता है, माई हार्ट। ज़रवा की आंखें चमकी थी उसके नाम से अपना मुंह बार बार सुन के। तभी हारून और ज़िले कमरे में आए। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मेरे भाई, हारून ने उसे आंखें खोलते देखकर खुशी से भरपूर लहजे में कहा। असमार ने अपने भाई को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। आप ही, मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। ज़रवा बिना किसी से नजरें मिलाए बैग कंधे पर रखते तेज कदमों से चलते बाहर निकल गई। असमार के चेहरे पर फिर से सर तासरात सज चुके थे। हारून ने बारीक बीनी से उसके सर तासरात देखे, मतलब उसके भाई के चेहरे पर सिर्फ यही लड़की मुस्कुराहट ला सकती थी। हारून ने उसके माथे पर होंठ रखते सोचा। जिले हर बार हैरान होती थी हारून को देख, जो हर रिश्ते को निभाना अच्छे से जानता था। ज़रवा भी गार्डन में ही थी जब वो बिसाख्ता रुकी। सामने ही वो सफ़ेद शफाफ सूट पहने, कंधों पर वाइट चादर ओढ़े, हाथों में तस्बीह पकड़े सामने से चलते आ रहे थे। उनके पीछे 7-8 आदमी थे जो हाथ बांधे उनके पीछे एहतराम में चल रहे थे। ज़रवा ने इतना पुरनूर चेहरा पहली बार किसी इंसान का देखा था। वो रुके थे उसके पास, फिर उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़कर उसके चेहरे पर फूंका। आप कौन है? ज़रवा ने उन्हें दिखते हुए धीमे से पूछा। अल्लाह का आम सा इंसान हूँ, मेरे बच्चे ख्याल रखा करो, अपने बच्चे अपना और उसका। वो कहकर रुके थे। नमाज में दिल लगाओ बच्चे कि यही एक जरिया है सुकून पाने का। उन्होंने नजर तस्बीह पर जमाते उसे हिदायत की। लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता। ज़रवा ने मुंह पसोड़ कर कहा। बच्चे, जब ध्यान से पढ़ोगी नमाज तो सुकून पाओगी। जाओ बच्ची, घर जाओ, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए अंदर चले गए, जबकि वो सब आदमी वहीं पर हाथ बांधे खड़े थे। ज़रवा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़ेह मौजूद थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़री किसी को इस हद तक जा सकती है। ज़िले ने चाय का घूंट लेते हारून से कहा, जो गोद में असमार की फाइल रखे ज़िले को देख रहा था। वो दोनों गार्डन में मौजूद थे, बाकी सब घर वाले अंदर असमार के पास प्राइवेट रूम में थे। ज़िले, मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हें पता है, मैं इश्क वगैरह पर यकीन नहीं रखता था पहले, लेकिन जब मैंने ज़री और असमार को देखा तो मुझे खुद ब खुद इश्क और मोहब्बत पर यकीन सा आ गया है। हारून ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। ज़िले ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वैसे कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है? ज़िले ने आईब्रोज काते उससे सवालिया पूछा। हो लगता है हो जाएगी। हारून ने उसकी पोनीटेल में बंधे हुए बाल देखकर संजीदगी से कहा। ज़िले ने आंखें सुकेड़ी। किससे? उसे सामने साथी राबिल को देखकर संजीदगी से पूछा। बस है, एक प्यारी सी नटखट सी लड़की। हारून ने संजीदगी प्लस शरारत से कहा। डॉक्टर हारून, हमें मिसिस मरियम का केस डिस्कस करना था। डॉक्टर राबिल ने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हारून से कहा। हाँ, मैं भूल गया था, चलो ज़िले ब्रेक में मिलते हैं। हारून उसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए चला गया। पीछे पीछे राबेल भी पॉकेट में सेल घुसाती उससे बातें करती चली गई। डॉक्टर राबेल, तुम्हारी तो मैं किसी दिन चटनी बनाकर चील कौवों को खिलाऊंगी। शर्म नहीं आती शादीशुदा मर्द पर नजर रखते हैं? ज़िले मुठ्ठियां बीच के गुस्से से ऊंचा बुड़बुड़ाई। बेटा, तुम तो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, राबेल की बच्ची। ज़िले ने दांत पीसते गुस्से से कहा। हारून सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराया और अपना स्टेथोस्कोप लेने आया। वो अपना स्टेथोस्कोप लेने आया था जो वो बेंच पर भूल गया। ज़िले के नादिर ख्यालात से उसे कहकर लगाने पर मजबूर कर रहे थे, जो बमुश्किल कंट्रोल कर गया। हारून मुस्कुराती नज़रों से उसे देखे गया था। असमार को 2 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। इन 2 दिनों में उसने सब स्टाफ की नाक में दम कर रखा था। वो मेडिसिन तो दूर, किसी नर्स और डॉक्टर को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करता, सिवाय ज़िले और हारून के। सख्त तंग था यहाँ के माहौल से, लेकिन हारून ने कहा था उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में रखे हुआ था। शाम के 5 बजे का टाइम था। ज़िले और हारून ऑपरेशन थिएटर में थे। उसने नाक चढ़ाकर हॉस्पिटल के साफ सुथरे कमरे को देखा, फिर बेजार से मुंह बनाता बेड से खड़ा हुआ धीमे कदमों से चलता बाहर आ गया। सारे स्टाफ ने हैरानगी से उसे देखा और बिना किसी को देखे नाक चढ़ाए सामने से देखता हुआ बाहर निकल गया। वो रोड पर आ गया था। हॉस्पिटल के मखसूस लिबास में, पाँव में कैंची, चप्पल पहने, मगरूर चाल चलता कई लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना। ओपन रेस्टोरेंट में बैठा उस सोच का मरकज़ सिर्फ मंसूर मलिक था। वो वहाँ से उठकर सीधा ज़रवा के घर आया था। मम्मा, आज खाना मैं बनाऊँ रात का? ज़री ने खाना बनाते ही नादिया के कंधे पर सर रखते लाड से कहा। अच्छा, मेरी बेटी ने आज तक कोई डिश बनाई है जो खाना बनाएगी? नादिया ने उसकी तरफ पलट कर प्यार से पूछा। मम्मा, अगर आपकी बेटी ने खाना नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बनाना भी नहीं आता। ज़री ने मुँह पसोड़ते कहा। अच्छा, तो मेरी सुगर बेटी क्या बनाएगी आज? मम्मा, मैं शाबी कबाब बनाऊंगी। एक ही चीज़ थी जो असमार शौक से खाता, तो बस इसी की शुरुआत करना चाहती थी। आप बाहर जाए, मैं बना लूँगी। अच्छा, तो तुम बनाओ, मैं तुम्हारी चाचू की तरफ इदरीस के साथ चली जाती हूँ। भाभी की तबीयत ठीक नहीं। इदरीस चलने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा पहले खाना बना लो फिर चलें, लेकिन अब तुम बना ही रही हो तो हम अभी चले जाते हैं। नादिया तफसील से बताते किचन से बाहर चलेगी। ज़रवा ने फ्रीज़र से गोश्त के पैकेट निकालकर उसे धोया। ज़रवा अपने काम में बिजी थी जब बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी।
इस टाइम कौन आ गया? ज़रवा खुद से बुड़बुड़ाती लाउंज में आई। उसने डोर खोला। जहाँ वो सपाट तासरात से खड़ा उसे चौंका गया। आप यहाँ? ज़रवा ने उसे देखते हुए पूछा। वो कहता हुआ अंदर घुस आया। ज़रवा ने हैरत से उसे देखा जो हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में था, लापरवाही से चलता लाउंज में बैठ चुका था। आप क्यों आ गए हैं? दादी घर पर हैं। ज़रवा ने दादी के कमरे के बंद दरवाजे को देखते परेशानी से कहा। आई डोंट केयर माई हार्ट, सबसे मिलने ही तो आया हूँ मैं, सपाट से अंदाज में कहता उसे चौंका आ गया। क्यों मिलने आए हैं? ज़रवा ने होंठ काटते हुए लहजते पूछा। यूं ही उन्हें वार्न करने के खबरदार जो मेरी बीवी से किसी ने काम करवाया था। असमार के चेहरे के तासरात संजीदा थे। उसके हाथों में मसाला लगा देख रहा था। ज़रवा पहले तो हैरानी फिर उसकी नज़रों के ताकों में देखा जहाँ उसके हाथों को वो देख रहा था। ज़रवा मुस्कुराई। ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे। ज़रवा ने हल्की सी मुस्कान से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। अरे लड़के, तुम्हें तो गोली लगी थी ना, यहाँ कैसे आ गए? फरजाना बेगम ने नाक पर उंगली रखकर हैरानी से उसे देखा। बस दादी, आपकी दुआ से ठीक हो गया हूँ, बस आप मेरे लिए इसी तरह दुआ करते रहा करें। असमार ने सर्द नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा। फरजाना ने मुंह बनाकर सर झटका। तो यहाँ किससे मिलने आए हो? नादिया तो घर पर नहीं। फरजाना ने बेगम ने सोफे पर बैठते तिनक कर उससे पूछा। तो डेर दादी, उनसे मिलने नहीं आया मैं, कहकर चुप हुआ। फिर जरी के परेशान चेहरे को देखकर पहली बार मुस्कुराया, जिस पर ज़रवा 100 बार कुर्बान थी इसकी हल्की सी मुस्कान पर। लेकिन दूसरे पल साकित हुई इसकी अगली बात पर। डेर दादी, यहाँ तो मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, ना कि किसी और से, वो कहकर चुप हुआ। फिर जरी के परेशान चेहरे को देखकर पहली बार मुस्कुराया और दादी समेत इदरीस साहब भी साकित हुए। दोनों रास्ते से ही घर लौट आए थे, क्योंकि इदरीस साहब वायलेट घर पर भूल गए थे, वही लेने आए थे। ज़रवा के चेहरे पर एक तारीख साया लहराया था दादी की कश्मीरी नज़रों पर, जबकि वो हल्की से मुस्कान से नाक चिढ़ाए सबको लापरवाही से देखता रहा। क्या बकवास है ये? यहाँ कौन सी बीवी है तुम्हारी जो तुमसे उससे मिलने आए हो? इदरीस साहब ने गुस्से से उसके चेहरे को देखते दोस्ती से पूछा। ज़रवा और नादिया के चेहरे पर सराइम की छा गई आजमार के मुस्कुराते होंठ देखकर। वो तो अभी मिलवा देता हूँ। मीट माई वाइफ ज़रवा अदील। असमार ने इस बार से जीदगी से उन्हें जवाब देकर जरी का देखा जो मसाले लगे हाथ होंठ पर रख चुकी थी। बकवास बंद करो, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, समझे तुम? सो ये झूठ बोलना बंद करो। इदरीस साहब के लहजे पूरी के लहजे पर ज़रवा के आंसू गिरने लगे, जबकि फरजाना बेगम अपना सा मुँह खोले जरी को सदमे से देख रही थी। नादिया ने गहरा सांस लेकर असमार को देखा, जब कह रहा था। आपकी बेटी में कोई शक नहीं कि वो दुनिया की बेस्ट बेटी है, लेकिन मर्जी उस खुदा की चलती है, इंसान की नहीं। हमारा निकाह हो चुका है, सो हम अपनी बीवी को लेने आए हूँ, दैट्स इट। उसने संजीदगी से कहकर ज़रवा को देखा जो रोती उसे देख रही थी। आप रो क्यों रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर? रोना तो आपके रुलाने वालों को होगा। अजमार के साथ लहजे पर फरजाना ने तिल मिलाकर उसे देखा, जो लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले उसे गोलियां लगी थी। निडर और सर्द नज़रों से सबको देखता उनको छिटका रहा था। हाय हाय नादिया, ये तरबियत की तूने अपनी बेटे की? अरे हमारे ख़ानदान की लड़कियां तो पराए मर्दों से बात तक नहीं करती, और तुम्हारी आम सी शक्ल वाली बेटी ने तो निकाह कर लिया। अल्लाह अल्लाह, ये क्या ज़माना आ गया है। फरजाना ने अपने गाल पीटते गुस्से से कहा। उफ, कितने ड्रामे करती हैं दादी आप, आसमान ने नाक चिढ़ाते कहा। और ख़बरदार जो मेरी बीवी पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये निकाह मैंने ज़बरदस्ती से गन पॉइंट पर किया था। आसमान की बेलचक आवाज़ से इदरीस साहब समेत सबको साकत कर गई। ज़रवा ने धुंधलाई नज़रों से उसे देखा जो इदरीस साहब और फरजाना बेगम को सर्द नज़रों से देख रहा था। नादिया ने आंसू साफ किया कि इंसान की बेटी के लिए बेस्ट था। फरजाना ने मुंह पर हाथ रखा और सीना को भी करना शुरू कर दी। हाय अल्लाह, ये लड़का हमारे घर की बच्ची से गन पॉइंट पर निकाह कर गया और हमें कुछ पता ही ना लगा। वह इदरीस का इसके घर वालों को फ़ोन। फरजाना ने सोफे पर बैठते वकीला करते इदरीस को हिदायत दी। इदरीस साहब ने सर इस बात में लाते इसके बाप का नंबर मिलाता थोड़ा दूर खड़ा हुआ। आसमान ने कंधे उचकाए जैसे वो इस सब के लिए तैयार हो। और तुम इसने हमें बता नहीं सकती थी, खूब धोखा दिया तूने अपने वालिदैन को। फरजाना ने तासुर से सर हिलाते अफसोस से कहा। अम्मी जी प्लीज़ बस कर दे, मेरी बेटी को कोसना, मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी अपनी बेटी के लिए। नादिया असमार से पहले बोल पड़ी। जरी ने रोते हुए नादिया के कंधे पर सर रखा। असमार ने सर्द नज़रों से फरजाना को देखा। वो चाहकर भी फरजाना से बदतमीजी नहीं कर सकता था कि ये सब उसकी पीर शाजी को पसंद ना था, वरना अब तक वो ज़मीन के अंदर गाड़ देता ज़रवा को बुरा भला कहने वाले को। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल की करा था। आसमान ने उसे देखा जो शिकवा करती नज़रों से उसे देखकर मुंह पीछे मोड़ गई। वो सख्त परेशान थे आने वाले दरपेश सिचुएशन को लेकर। आसमान की आंखें सुर्ख हुईं ज़रवा के खुद को इग्नोर किए जाने पर। उफ, ये क्या है? डॉक्टर अबिल ने चाय के कप नीचे पटकते हुए गुस्से से कहा। पर्दे के पीछे छुपी जिले ने मुंह पर हाथ रखा। पियो ना मिर्ची वाली चाय, राबेल की बच्ची। जिले ने मुंह बनाते आंखें पटपटाते कहा। उफ, मुंह जल गया मेरा, उफ। राबेल ने पानी के गिलास पर गिलास पीते हाँप कर कहा। क्या हुआ डॉक्टर राबेल? जिले ने ऐसे शौक किया जैसे वो भी कमरे में आई हो। इस कैंटीन के बच्चे ने शुगर की बजाय चाय में
सुर्ख मिर्चें डाल दी। राबेल ने मुंह से गहरी सांसें निकालते हुए जिले को जवाब दिया, अरे ये क्या, तुम फिक्र मत करो, मैं पूछती हूँ उससे। भला डॉक्टर राबेल, तुम्हारी क्या दुश्मनी जो तुमने उसे मिर्चें वाली चाय पिला दी? जिले ने सर हिलाते मसनूई सोच से कहा, तुम रिलैक्स हो, मैं पूछती हूँ उससे, और तुम्हारे लिए मीठी शहद वाली चाय बनवाकर भेजती हूँ, डोंट वरी। जिले मुंह बनाकर कहती पलट गई हंसती हुई, लेकिन बाहर आकर उसे रुकना पड़ा क्योंकि सामने ही हारून सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से देख रहा था। मुझे डॉक्टर अबेल से कुछ काम था, तो इसलिए उनसे काम का कहना ही थे, लेकिन वो तो सो रही हैं, थक गई होंगी, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तुम भी मत करना, और मुझे बता दो जो काम है तुम्हें, इससे मैं बता दूंगी। बाद में किसी को नींद से जगाना अच्छी बात थोड़ी ना है। जिले ने उसे राबेल के कमरे में जाने से रोकने के लिए अच्छी खासी तकरीर कर दी। ओह अच्छा, वैसे डॉक्टर्स जिले से कब से लोगों का इतना ख्याल रखने लगी? हारून ने संजीदगी से इसे देखते भुज गाते हुए पूछा। क्यों, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझ में भी एक एहसास दिल मौजूद है जो लोगों की परवाह करता है, जिले ने नाक सुकोड़ कर कहा। हारून का दिल धड़का था उसके नाक सुकेड़ने पर। जिले, तुम तो मेरे लिए शहद जैसी चाय लेने गई थी ना, तुम तो अभी यही हो? राबेल ने कमरे से बाहर आते सुर्ख होते होठों से उससे पूछा। जिले बुखलाकर उसकी तरफ मुड़ी। जिले मुस्कुराई से मुस्कुराई, फिर हारून को देखा जो संजीदगी से देखता अपनी मोचे संवार रहा था, और जिले का दिल जलकर कोयला हुआ था। लेकिन जिले तो कुछ, हाँ मैं कह रही थी, मैं राबेल के लिए शहद जैसी चाय लाने जा रही हूँ, लेकिन हारून ने मुझे यहीं रोक के कुछ डिस्कस करना शुरू कर दिया। मैं जा ही रही थी। जिले तेज तेज बोलती दोनों को हैरान कर गई। चलें डॉक्टर हारून, जिले ने हारून से कहा। लेकिन चाय तो तुम लेने जा रही थी, हारून तुम्हारे साथ क्या करेगा? राबेल ने हाथों से हवा लेते हुए उससे पूछा। वो हारून को भी चाय पीनी थी। जिले ने हारून को देखकर उसका हाथ पकड़ के कहती हुई आगे बढ़ गई। साथ साथ उसे भी खींच रही थी, जो मुस्कुराती आंखों से उसे देखता रहा। अलबत्ता चेहरे के तासुरात अब संजीदा थे। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? इस कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं जो किसी और का पल्लू पकड़ो, लेकिन बड़ा मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुम्हारी लंगू सी शक्ल सख्त बुरी लगती है, सीरियसली। नवाल ने कब से अपना पीछा करते मुझसे झुंझलाते हुए लहजे में कहा। हाँ लड़कियां तो बहुत है, लेकिन वो मेरी लंगूर सी शक्ल के साथ सूट नहीं करेंगी माई लव। मेरे साथ तो कोई लंगूर सी शक्ल वाली होनी चाहिए ना। मोहित ने थोड़ी को सराहते इंतहाई संजीदगी से कहा। ओफ, क्या तुमने मुझे लंगूर सी शक्ल वाली कहा? अपना मुंह देखो, सुई जैसी शक्ल वाले। मैं तो खूबसूरत तरीन हूँ, तुम क्या हो छछुंदर कहीं के? शर्म नहीं आती किसी लड़की को लंगूर बोलते? नवाल ने सदमे से निकलते तैश में पूछा। तो तुमने भी तो मुझे लंगूर सुई शक्ल वाला बोला था, तो मैं चुप रहूँगा? हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें एक की चार सुनाऊंगा। मोहब्बत की है, कोई जान का सौदा थोड़ी ना किया है, छछुंदरी कहीं की। मोहित ने कमर पर हाथ रखकर हिसाब बराबर किया। उफ, तुम पागल हो बदीद इंसान, नवाल ने मुंह बनाते गुस्से से पूछा। हाँ, और अनकरीब बहुत जल्द तुम्हें पूरा पागल कर दूंगा। वैसे आधी पागल तो तुम पहले ही हो। अंगूठे से नाक को छूते हुए रिलैक्स अंदाज में उसे तपाने की कोई कसर उसने ना छोड़ी। तुमसे तो बात ही करना फजूल है, नवाल तिनकर कहते हुए जल्दी से आगे बढ़ी। तो तुमसे बात करने में कौन सा फ़ायदा है? वो तो मैं तुम पर तरस खा के कर लेता हूँ, उसने पीछे आते हुए मुंह बनाकर कहा, जिस पर नवाल सब्र के घूंट भरकर रह गई। इस इंसान से बातों में कोई नहीं जीत सकता था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? निकाह का। आदिल साहब की सर दवास पर उनकी तरफ पलटा, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। सॉरी डैड, निकाह के पेपर तो मुझसे गुम हो गए। असमार की बात पर सबने हैरत से उसे देखा। ये क्या पागलपन है, चलो घर, अब वहीं जाकर ही तुमसे बात होगी, आदिल साहब ने गुस्सा सद करते उसे कहा। नो डैड, एक कदम भी यहाँ से नहीं लूँगा जब तक मेरी बीवी मेरे साथ नहीं जाएगी। उसके बेलचे को रटा लहजे पर वहाँ सबको हैरत के साथ साथ गुस्से से भी दो चार कर दिया। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी नहीं भेजूंगा, क्या कर लोगे तुम? आदिल साहब ने इंतहाई गुस्से से कहा। कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये तय है मैं अपनी बीवी को अब एक मिनट भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करूँगा, साथ लेकर जाऊँगा, दैट्स इट, उसने इदरीस साहब के करीब आते हुए ढीठपन से कहा। उसके दिद्दी लहजे पर सबको सांप सूख गया। आसमान बेटा, घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं, अहमद साहब ने उसे बाजू में थामे हुए समझाया। चाचू ऐसे तो नहीं जाऊँगा, ज़रवा को साथ लेकर जाऊँगा, ये तो तय है, वरना एक ही यहाँ से नहीं लूँगा, उसने ज़रवा को सर्द नज़रों से देखते हुए कहा। देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाते यहाँ से, अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इदरीस साहब ने मोबाइल जेब से निकालते से धमकी दी कि शायद वो पुलिस से डर कर चला जाए। ससुर साहब जिसे चाहे बुला लें, लेकिन असमार अदील को दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं हटा सकती जब तक अपनी बीवी को साथ ना ले जाए। चलो ज़रवा, मैं नहीं चाहता तुम रो या तुम्हें कोई बुरा भला किया, उसने गुस्से से ज़रवा का हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते सर्द लहजे में कहा। ज़रवा ने खामोश नज़रों से उसे देखा। नहीं ज़रवा, और अब दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें खुद से अब दूर नहीं करूँगा, अगर हम दूर हुए तो शायद कभी मिल नहीं सके, मेरी बात मानो ज़रवा, मेरे साथ चलो, उसने धीमे लहजे में कहा। तो ज़रवा की आंखें बरसात की तरह बरसी। ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ, ज़रवा ने हिचकी लेते धीमे लहजे में कहा। ज़रवा मेरी तरफ देखो और बस चलो यहाँ से, माई हार्ट। उसकी डार्क ग्रीन आंखों में ज़रवा के लिए बेइंतहा इश्क था, जो वहाँ खड़े सब लोगों को नज़र आ रहा था।
फरजाना तो थोड़ी पर हाथ रख के सबको बोलता हुआ देखती अफसोस से सर हिला रही थी। भला वो कहाँ यकीन करती कि कम शक्ल लड़की को इतना खूबसूरत शौहर मिल गया। वो तो बेयकीन सी थी। लेकिन ये क्या जाने खुदा की कुदरत का, जिसने जोड़े तो ऊपर आसमानों पर बनाए हैं, उसमें किसी इंसान का बस नहीं चल सकता। खुदा के फैसलों में इंसान की मर्जी नहीं चलती। मैं जाऊंगी अस्मा के साथ। हमारा निकाह आज से 2 माह पहले हुआ था और वो भी एक हादसाती तौर पर, जिस पर कोई इंसान बिलीव नहीं करेगा, लेकिन ये एक हकीकत है। शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था। ज़ुल्फ़ा की नरम धीमी आवाज़ पर सबने चौंक कर उसे देखा जो कह रही थी, आज से 2 माह पहले हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उसने धीमी लहजे में बोलते सबको सच्चाई से रोशनास कराया। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई असमार पर इल्ज़ाम लगाए, इसीलिए उसने सबको सब कुछ बता दिया जो उनके साथ उस रात हुआ था। ज़रवा ठीक कह रही है, यही सच है। असमार बता चुका है मुझे। हारून की आवाज़ पर सबने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो ब्लैक बेंच पर डार्क ब्राउन शर्ट पहने खड़ा था। उसने जब सुना कि असमार हॉस्पिटल से चला गया और भागता हुआ यहीं आया था कि हो सकता है असमार ज़रवा की तरफ आया हो, लेकिन सच में वो उसे वहीं मिला था। उन सबको देखकर वो सारा मामला भी समझ गया। जब तुम्हें पता था तो तुमने हमने क्यों नहीं बताया? अहमद साहब ने गुस्से से अपने बेटे को देखा। बस मैं सही वक्त का तलाश कर रहा था। हारून ने ज़रवा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ज़रवा भाई कहती उसके कंधे से लगी। उफ! असमार को देखकर हारून ने सर पीट लिया। उसकी डार्क ग्रीन आंखें लाइट ग्रीन हो चुकी थी। उनमें सड़पन भी वाजिया था। ज़रवा को हारून के कंधे से लगे देखकर, हालांकि वो जानता था हारून और ज़रवा एक दूसरे के भाई बहन मानते हैं, लेकिन वो क्या करता अपनी पॉजिटिव नेचर का। वो तो उस हवा का भी दुश्मन था जो ज़रवा का हल्का सा छूकर गुजरती। देखिए इदरीस अंकल, इनका निकाह हो चुका है। हमें ज़रवा को साथ ले जाने से आप नहीं रोक सकते। ले जाओ, लेकिन ये लड़की अब मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। इदरीस साहब सपाट से राजम कहते अंदर चले गए। पीछे पीछे फरजाना बेगम भी मुँह बनाए सबको घूरती हुई अपने बेटे के कमरे में चली गई। ज़रवा ने परेशानी से नादिया को देखा। मम्मा पापा क्या कह गए हैं? ज़रवा ने परेशानी से पूछा। जाओ बेटा, कुछ दिन बाद उनका गुस्सा कम हो जाएगा तो मना लेना उन्हें। वैसे भी मैं अब मंसूर से बहुत डर गई हूँ। क्या पता नहीं क्या कर दे वो। जाओ, चली जाओ। नादिया ने उसकी उलझी हुई लटें संवारते हुए उसे जाने की इजाज़त दी। ज़रवा उनके सीने से लगते अपना कंट्रोल खो बैठी, जबकि उसे रोते देख असमार ने सबसे मुठ्ठियाँ भींच ली। जिले ने घूरकर उस लड़के को देखा जो था तो पेशेंट, पर नज़रें सिर्फ जिले पर ही थी। जिले ने गुस्से से नाक चिढ़ाकर उसे देखा। वो लड़का मुस्कुराया। ये छिछोरे इंसान को यही हॉस्पिटल मिला था क्या? जिले ने फाइल पर पेंसिल से निशान लगाते हुए गुस्से से बुड़बुड़ाई। 1 मिनट मेरी बात सुनेंगी? उस लड़के ने धीमे से इल्तिजा की। नहीं, इतनी फारिग नहीं हूँ हर किसी की बात सुनती रहूँ। जिले ने गुस्से से रजिस्टर बंद करते हुए कहा। देखिए, मुझे गलत इंसान ना समझे। लड़के ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर क्या समझूं मैं? कब से घूर घूर कर देख रहे हो? अभी तो मैं गलत नहीं तो नेक समझूं? हाँ, जिले ने नाक चिढ़ाकर पूछा। लड़के ने मुंह बसोड़ कर उसे देखा। मुझे आपसे एक काम है। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा सकती हैं? लड़के ने मासूमियत से कहा। क्यों, तुम मेरे भाई लगते हो या मामे के पुत्र जो मैं तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारी दावत करती फिरूं? अब अगर बात की ना तो खींच कर मुँह पर झापड़ दूंगी। जिले ने गुस्से से मुठियाँ भींचकर कहा। देखिए, मुझे गलत ना समझे। आपसे 3-4 साल छोटा तो हूँगा ही मैं। उसने फिर से मुँह बसोरा। तो फिर? जिले ने भुएं उचकाते हुए पूछा। तो फिर आप मुझे अपने घर ले जाएं। देखिए, मेरी जान को खतरा है अपने चचा से, उसने आहिस्ता से कहा। जिले ने मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर पैर पटकती चली गई। पीछे से उसने मुंह बसोड़ कर उसे देखा। क्या था अगर मान लेती? उसने होंठ के लटकाकर कहा। वो लोग ज़रवा को साथ ही ले आए थे कि मलिक मंसूर आज़ाद था, तो वो लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। ज़रवा ने परेशानी से मुबीन चाची को देखा जो सख्त गुस्से में थी। मुझे ये निकाह किसी सूरत कबूल नहीं। मुबीन ने सख्त गुस्से से उसे देखते कहा। इरम का तो गुस्से से बुरा हाल था। जेनिश को यकीन ही नहीं आ रहा था और ना ही नवाल को। ज़ेनी की आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जबकि इरम की नज़रें उस पर थी जो बिखरे से होलिये में जुल्फ़कार का बाजू थामे बैठी थी। आपके मानने से क्या होता है? मम्मा मेरी बीवी है ज़रवा, और ज़रवा वहीं रहेगी और ज़रवा ही रहेगी मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, उसने गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा था, जिस पर उन दोनों बहनों का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। उसकी मजबूत आवाज़ पर मुबीन और इरम खोल कर रह गई। मुबीन, मुंह बंद रखो। अब जब इसने घर ही लिया तो तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? मेरी भतीजी है ज़रवा, इसलिए मैं चाहता हूँ हम 15 तारीख को असमार और ज़रवा की शादी कर दें। अदील ने बिलचक लहजे में मुबीन समेत इरम ज़ेनी को भी साकत कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है भला? मेरी जगह ये ज़री ले जाए? नो, नेवर। ज़ेनी ने होंठ भींचकर रोते हुए बुड़बुड़ाई। वो तो मेरा था, फिर उस ज़री को कैसे मिल गया? उसके साथ सिर्फ मैं ही जचती हूँ, फिर ज़री कैसे बन सकती है मेरी जगह दुल्हन? नो नो। ज़ेनी की आवाज़ पर सबने उसे चौंक कर देखा जो दीवानों की हालत में चिल्लाई। ज़ेनी ने बेसाख्ता होंठों पर हाथ रखा कि शायद वो ज़ेनी के साथ ज्यादती कर गई। इरम ने गुस्से से ज़री को देखकर ज़ेनी को अपने कंधे से लगाया। ज़ेनी अपना आप छुड़ाती अपने कमरे में भागी। पीछे पीछे सब भागे थे कि वो एक जज्बाती लड़की अपनी अना में कुछ भी कर सकती थी, जिसे सब आगाता है। जुल्फ़कार साहब ज़री को खुद से अलग करते ज़ेनी के पीछे गए। ज़रवा ने धुंधलाई हुई नज़रों से जुल्फ़कार की पुश्त को देखा, फिर अपने हाथ को जो अपने कंधे से हटाते ज़ेनी के पीछे गए थे।
असमार ने होंठ भींचकर ज़रवा को देखा और फिर तेज़ कदमों से उसके घुटनों के पास अकड़ू बैठा। ज़रवा, मैं हूँ ना? उसकी धीमी पुरशिद्दत आवाज़ पर उसने उसे देखा। आंखों से लगातार कई आंसू गिरे। वो आंसू बेमोल होकर फर्श पर गिरते, लेकिन असमार की हथेली ने उन्हें बेमोल होने से बचा लिया। उसने आगे हथेली की, जिससे आंसू उसकी चौड़ी हथेली पर गिरे। ज़रवा के आंसुओं में रवानी आई अपने मसीहा को देखकर। बस ज़रवा, अब और मत रोना। आप जानती हैं ना मुझे आपके आंसुओं से कितनी तकलीफ होती है, फिर भी इन्हें बहाई जा रही हैं। आपकी हर चीज़ मेरी अमानत है, आपकी आंखें भी मेरी हैं। मैं नहीं चाहता मेरी आंखों पर एक आंसू भी गिरे। असमार के पुरशिद्दत लहजे पर ज़रवा के आंसू रुके। फिर उसने झुककर उसके घुटनों पर अपना सर रखा। असमार, मैं क्या करूँगी? ज़रवा की भरी आवाज़ पर झुककर उसने उसके सर पर होंठ रखे। आप कुछ भी मत करिएगा, बस मेरे साथ रहिएगा। उसने होंठ उसके सर पर रखे गंभीरता लहजे में कहा। क्या सब मुझे माफ़ कर देंगे? उसने सर उठाकर उससे पूछा। उसने लब भींचे थे उसके डरे हुए लहजे पर। आपने क्या किया है जो माफ़ी मांग रही हैं? ज़रवा, लोग उससे ही रूंधते हैं जो रूंधना चाहे। अगर आपने अपनी ज़ात को छोटा बना लिया तो लोग उसे और छोटा कर देंगे। ज़रवा, प्लीज़ बहादुर बनिए, सर उठाकर बात किया करें और अपनी ज़ात को फ़ख्र दें, तभी लोग आपको जानेंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इस घर में मैं हूँ, ज़िले आप ही हैं और आपके भाई हारून भी हैं। कितने लोग हैं आपसे प्यार करते हैं, फिर ये डर कैसा ज़री? उसकी धीमी पुरहिद्दत आवाज़ पर उसे देखती रह गई, बिना पल के झपकाए। पहली बार उसने ज़री कहा था, जो ज़रवा के कानों में मीठा रस घोल गया। हारून को घर रवाना करके खुद हॉस्पिटल आ गया कि उसे 1-2 सर्जरीज करनी थी। वो रुका सामने डॉक्टर रापेल, बालों को उंगलियों से सुलझाती डॉक्टर नवीद से कोई बात करती मुस्कुरा रही थी। हारून ने लब भींचे, फिर तेज़ कदमों से उन दोनों के करीब आया। डॉक्टर नवीद, आपको गप्पे हाँकने के अलावा और कोई काम नहीं? हारून की सर्द आवाज़ पर दोनों चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। डॉक्टर हारून, हम केस ही डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर नवीद के जानने के बाद ज़िले ने नाक सिकोड़कर कहा। अच्छा, तो केस के मतलब बातें करते आप दोनों हंस हंस कर करते हैं? हारून के चेहरे से लहजे पर मुस्कुराई। नहीं तो, हम दोनों तो केस के मालूमात मुतल्लिक बात करने के बाद में एक न्यूज़ सीरियल के बारे में बात कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़िले ने मुंह बनाते कहा। उफ ज़िले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हारून ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, और साथ में मैं तुम्हारा भी कुछ नहीं होने दूंगी, ज़िले ने जिलकर कहा। तुम्हें तो खुदा ही पूछे, सड़ू इंसान, ज़िले ने उसे सर झटकते देखकर कहा। हारून नए पेशेंट के रूम में आया, मुंह बसोरे बेजार सा मुंह बनाए कमरे के चारों तरफ देख रहा था। ज़िले भी पीछे है कि बता सके ये बदतमीज़ लड़का उसकी बीवी पर लाइन मार रहा है। कैसे हो अब रूहान? हारून ने उसकी फाइल पकड़ते हुए उससे पूछा। क्या ये आपकी बीवी है? रूहान ने दूर खड़ी ज़िले को देखते हुए उससे मुंह बसोरते हुए पूछा। हारून ने पीछे देखा जहाँ उस लड़के को घूर रही थी। हाँ, हारून ने भी आहिस्ता से उसे जवाब दिया। तो फिर आपकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं। क्यों? हारून ने उसे घूरते पूछा। उफ, इतनी लंबी जुबान है, इनके ऊपर से नाक पर धरा गुस्सा, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा ना आपका। उसके संजीदगी से कहने पर हारून ने मुस्कुराहट दबाई। तो क्या करना चाहिए मुझे? हारून ने उसका चेकअप करते पूछा। आपको दिन रात 2-2 थप्पड़ तो मारने चाहिए नहीं, इससे आपको ही फ़ायदा होगा और वो आपसे डर कर रहेंगे। हारून के घूरने पर उसने जल्दी से वजाहत दी। ज़िले कब से देख रही थी उन्हें खुसर पुसर करते, अब रह नहीं सकी तो उनके करीब आ गई। हारून, अगर तुमने इसका चेकअप कर लिया हो तो चले? ज़िले उसे घूरते हुए हारून से कहा। हारून ने मुस्कुराकर सर हिलाई, फिर रूहान को गुड विशेस देता चला गया। हारून ने घूरकर उस ज़िले की पुष्ट को देखा। अभी तो उसने उसके शौहर को भड़काना था इसके खिलाफ। उफ, उसने मुंह बना लिया। जैनी ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी, लेकिन बर वक्त इरम ने उसे नाइफ छीन ली थी। पागल हो गई हो तुम, कोई ऐसा करता है भला? जुल्फ़कार साहब ने गुस्से से उससे पूछा। बाकी सभी दौड़ते हुए आए। मुझे कोई ना समझाए, उसने मुझे धोखा दिया है और आप लोग उसी की साइड ले रहे हैं। मैं मर जाऊंगी अगर वो मुझे ना मिला तो। जैनी ने खाला का बाजू झंझोड़ते रोते हुए कहा। पागल हो गई हो तुम, होश से काम लो। आदिल साहब ने गुस्से से कहा। चाचू, आप भूल रहे हैं, आपने ही मेरा रिश्ता उससे तय किया था। आप नहीं मुझे उसके हवाले से ख्वाब दिखाए थे। जेनिश ने काफ़ी बदतमीजी से चिल्ला कर कहा। जेनिश, मुँह बंद रखो। जुल्फ़कार साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ था उसका आदिल के आगे बोलना। आप लोग जाएं यहाँ से, हम जेनिश को समझा देते हैं। मुबीन ने जेनिश को अपने कंधे से लगाते हुए परेशानी से कहा। सभी परेशानी से सर झटक कर बाहर चले गए। अब कमरे में इरम और मुबीन ही थी। जेनिश रोती हुई बेड पर बैठी थी। खाला, आपने भी कहा था आप मुझे असमार की दुल्हन बनाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ? इस वादे का आपका तो बेटा जरी की बच्ची को लेकर आया है। जेनिश ने हथेली से आंसू साफ करते मुबीन से पूछा। बेटा, तुम रोना तो बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारी खाला। मेरे असमार की दुल्हन तो तुम ही बनोगी। वो कम शक्ल कब तक उसके साथ चल पाएगी? बस तुम सब्र से काम लो। अरे, मुझे तो वैसे ही नहीं भाती दोनों बहनें, बहू बनाना तो दूर की बात। मुबीन ने उसके सर हाथ थामे उसे समझाया। इरम गहरा सांस लेती सामने पड़े सोफे पर बैठी। वो तो ज़िले को निकालने के चक्कर में थी, यहाँ तो दूसरी बहन भी आ गई। परेशान होना बनता था दोनों बहनों का।
ज़रवा तुम ज़ुलेखा के कमरे में जाओ, अदील साहब ने हाल में आते ज़रवा से कहा, जो बेचैनी से उंगलियां चटका रही थी। जी अच्छा, ज़रवा नरसर झुकाकर कहती सोफे से उठी। 1 मिनट डैड, वो ज़िले आप ही के कमरे में क्यों जाएगी? वो हम दोनों के कमरे यानी कि मेरे कमरे में जाएगी। असमार जो किचन से उसके लिए पानी लेकर आ रहा था, दिल साहब की बात पर उसने सर्द लहजे में कहा, तुम दोनों का निकाह दोबारा कराएंगे तभी तुम दोनों एक कमरे में रहोगे। दादी ने चश्मा उतारते से डांटते हुए कहा। ज़रवा ने उसे देखा, जो कुछ कहने ही लगा था। उसकी नज़रों की इल्तिजा वो समझ चुका था। लब बीचे उसने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया, जिस पर ज़रवा इंतहाई शर्मिंदा हुई सबकी नज़रों से। मैं खुद पी लूँगी, ज़रवा ने जल्दी से उसके हाथ से गिलास लेते हुए धीमे से कहा। असमान ने तासुब से उसे देखा, जो एक ही घूंट में पानी खत्म करते भागने के अंदाज में ऊपर गई। आदिल साहब ने उसे देखा, जिसकी ब्लू शर्ट पर खून के नन्हे नन्हे धब्बे थे। जुल्फ़कार से अपनी बैंडेज करवा लो, उल्लू ढीठ इंसान, हॉस्पिटल तो तुम जाओगे नहीं। आदिल साहब नफ़ी में सिर हिलाते उससे अफसोस से कहा, मैं खुद कर लूँगा। नाक चिढ़ाकर कहता तेज़ तेज़ कदमों से ऊपर चला गया। ज़िले ने उसे देखा, जो खाना खाने से इनकारी थी। ज़रवा मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं पापा को बुलाऊंगी। तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से आकर चीज़ सैंडविच बनाए, लेकिन तुम फिर भी नहीं खा रही। मैं तो वैसे भी नाराज़ हूँ तुमसे, इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे। नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। ज़िले ने नाक सुकड़कर मसनूई नाराज़गी दिखानी चाहिए। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना कभी, मैं बस डरती थी। उसने ज़बरदस्ती ज़िले के कंधे पर सर रखते हंसी उम्मीद से कहा। उफ, ज़री मजाक कर रही थी। चलो शाबाश, नाश्ता मुँह खोलो। आप ही दिल नहीं कर रहा, आप यहाँ रख दें, मुझे जब भूख लगेगी तो पक्का खा लूँगी। अच्छा, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, पियोगी? ज़िले ने बेड से उठते उससे पूछा। नहीं, मैं सोऊंगी, आप ही सर में दर्द है, सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। उसने कंफर्टर खुद पर ओढ़ते थके से लहजे में कहा। ठीक है, मैं पेन किलर लेकर आती हूँ हारून से। ज़िले कहती हुई कमरे से चली गई। पीछे वो परेशानी से लब भींचती हुई आंखें मूंद गई। उफ, शर्ट क्यों उतारी हुई है तुमने? ज़िले जो बिना नॉक किए उसके कमरे में घुस आई थी, उसे बिना शर्ट के मिरर के आगे खड़ा देखकर उसने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। तो डॉक्टर ज़ुलेखा, नॉक करके आना था, ऐसे किसी के कमरे में आना, बेड में नर्स हैं। हारून ने बालों में कंघा करते हुए कंधे उचकाकर कहा। मुझे क्या पता था तुम शर्टलेस हो गए। ज़िले ने उसे ब्राउन कलर की शर्ट देते मुंह बनाकर कहा। हारून ने सर दाएं बाएं हिलाते हुए शर्ट उसके हाथ से लेकर पहनी। अब बोलो, क्या काम आ गया था आपको डॉक्टर हारून से? हारून ने उसे देखते आईब्रो उचकाकर कहा। वो हाँ, वो तुम्हारे पास होती है ना सर दर्द की पेन किलर, तो दे दो। ज़िले ने माथा मसलते उससे कहा। मुझे लगा खुद के लिए मांग रही हो, क्योंकि सर तो तुमने पकड़ा हुआ है। उसके लब दबाकर कहा। बस ज़रवा की टेंशन है, बहुत स्ट्रेस लेती है। मैं चाहती हूँ वो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह हंसे, खिलखिलाए, ब्राइट कलर्स पहने, फरमाइशें करे। बहुत चुप सी रहती है, खुद घुल घुल कर आदी हो जाएगी, लेकिन किसी को बताएगी नहीं अपनी परेशानी। ज़िले ने भराए हुए लहजे में कहा। ज़िले प्लीज़, तुम अगर इसकी तरह करोगी तो फिर वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? उसने उसे कंधों से थामे संजीदगी से कहा। हाँ, बस तुम ठीक कह रहे हो। ज़िले ने आंखों से नमी चुनते सर हिलाकर कहा। हारून ने धूप छाँव जैसी लड़की को प्यार से देखा और फिर झुककर उसका माथा चूमा। ज़िले ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराया था। बस यार, दिल कर रहा था। हारून ने बोसे की वजाहत दी। आइंदा ऐसी हरकत की ना, फिर मैं तुम्हें जहन्नुम पहुँचाकर दम लूँगी। ज़िले ने घबराए हुए लहजे में उसे धमकी दी। जौबन वो हंसा। रुको यार, मेडिसिन तो लेती जाओ। उसे पलटते देख उसने पीछे से कहा। ज़िले नाक सुखेड़ कर रुकी। उसने कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसे मेडिसिन दी। ज़िले ने पेन किलर पकड़कर उसके हाथ पर चुटकी काटी। उफ लड़की, कभी तो उधार पीछे रहने दिया करो। हारून ने हाथ झटकते तासुफ से कहा। जौबन में उसे घूरती हुई पलट गई। ज़री ने ज़िले को देखा, जो नींद की वादियों में पूरी तरह गुम थी। ज़रवा उठकर बैठी। कुछ देर इसी तरह बैठी उसके हसीन चेहरे को देखती रही, फिर मुस्कुराकर झुकी उसके गाल पर होंठ रखती बेड से नीचे उतरी। वो धीमे कदमों चलती नीचे हाल में आई, जहाँ को अंधेरा था। कुछ देर तो खड़ी रही, फिर वहाँ से ग्लास डोर खोलते बाहर गार्डन में आई। चांद की हल्की नीली रोशनी चारों तरफ फैली बहुत भली लग रही थी। पता नहीं बस क्यों नहीं आ रही थी नींद। उसने होंठ लटकाकर लाड से कहा, जिस पर मुस्कुराया। वो ज़री के कदमों में बैठा उसके मुस्कुराता हुआ देख रहा था। आपसे एक बात पूछूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने बस इतना ही कहा। क्या आप पूरे 5 साल तक घर से गायब रहते हैं, मतलब किडनैप? ज़री की बात पर उसकी आंखों में सदमा छाया। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? उसे खामोश देखकर ज़री ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। 5 नहीं 8 साल। इतना कहकर वो चुप हुआ। ज़रवा ने परेशानी से उसके सपाट चेहरे को देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? असमार ने पूछा। हाँ। ज़रवा ने उसके सफ़ेद हाथ को अपने हाथों में लेते कहा। मुझे भी लगी है माय हार्ट। उसने संजीदगी से कहकर उसे उठाया। वो उसे किचन में लाया, चेयर पर बिठाता फ्रिज की तरफ बढ़ा। मैं केक खाऊंगी, ज़रवा ने फ्रिज में रखा केक देखकर कहा। असमार ने सर हिलाकर केक निकाला। उसका एक पीस छोटी सी शीशे के प्लेट पर रखता ज़री के आगे रख चुका था। ज़रवा ने इश्ताक से वनीला फ्लेवर देखा और फिर चम्मच भरकर मुँह में डाला। आप भी खाए ना? ज़रवा ने चम्मच उसके होठों के करीब करते धीमे लहजे में कहा। असमार ने मुँह खोला। ज़रवा ने उसके मुंह में डाला। उसे मीठी चीज़ों से एलर्जी थी, लेकिन वो ज़रवा के हाथों से तो जहर भी खा सकता था। ये तो फिर एक केक था। अच्छा है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत।
उसने हल्की सी मुस्कान से कहा, ग्रीन आइस में ज़रवा के लिए मोहब्बत का समुंदर था। तुम 8 साल कहाँ गायब रहे थे? ज़रवा ने फिर पूछा। उसके मुस्कुराते नकोश फिर से सपाट हो चुके थे। वो कुछ नहीं बोला। क्या आपकी उम्र सच में इस वक्त 3 साल थी? ज़रवा ने केक उसके मुंह में डालते हुए पूछा। ज़रवा, ये सब फजूल बातें आपको किसने बताई? उसने सर्द लहजे में पूछा। ज़िले आपी ने। ज़रवा ने केक फिनिश करते हुए कहा। असमार ने उसे पानी में ग्लास डाल कर दिया। नजरें उसकी खाली नाक पर थी जिसकी चमकती लौंग गायब थी। कानों में छोटी छोटी बालियां थी सोने की जो उसकी नानी की निशानी थी। ज़िले आपी, असमार ने दांत पीसते हुए सोचा।